Hello everyone, myself Priyanka Gond and I'm a speech language pathologist. On the behalf of Sanjeevan Physios, I welcome our participants and experts to this webinar session. Firstly, let's have a brief introduction about Sanjeevan Physios. So Sanjeevan Physios was founded by Dinaz Dalwadawala ma'am in Jan 2013, which is run by visually challenged physiotherapists. Currently, it has two branches. First, the one is located in Telugu Sudharak Yuvak Sangam at Worli, and the other one is located in Goregaon East, which is run by Dr. Shraddha Shinde ma'am. It also has started speech language therapy. So you can contact Sanjeevan Physios at, I just share the contact number for you. You can note it down, 7045337946. I'll repeat the number, 7045337946. Before starting this session, there are a few instructions. Firstly, this whole session will be is more than 1.5 hours or more than 1 hour. So the session reaches to 40 minutes. You have to rejoin the session by clicking over the given link. Secondly, we have a chat box section. So you can use the chat box section for your queries so that our experts will answer you. We will answer your queries at the end of the session, at the end of the presentation. Lastly, I request you all to please keep your mics off in order to avoid inconvenience. So let's start the session. Today, Mr. Saurabh sir is going to present the topic, which is diabetes, the silent killer. It is a sugar challenge also. He will give you complete information about diabetes. Now for the presentation, I'll hand over to Saurabh sir. Yes, sir. Thank you so much, Priyanka ma'am. I am Saurabh Shivare, student of BBT final year, SAIMS इंदौर. आज का जो हमारा टॉपिक है वो डायबिटीज है. मेरी लैंग्वेज फिर अगेन वही थोड़ी मिक्स लैंग्वेज रहेगी. मेरा कंटेंट मैं इस तरीके से कोशिश करूंगा टचअप करने के लिए कि एक बेसिक टू बेसिक और एक एडवांस टू एडवांस हम सारी चीजों को कवर अप करने की कोशिश कर सकें, हम समझ सके, क्योंकि आज की डेट में जिस तरीके से कोविड है उसी के सेम पैरेलल हमारा डायबिटीज चल रहा है, हर प्रॉब्लम. तो आज हम ये कोशिश भी करेंगे कि कोविड और डायबिटीज की जो इंटरलिंक्ड बनी हुई है चेन के बहुत लोगों को कि कोविड के ट्रीटमेंट में डायबिटीज क्यों हो रही है, सारी चीजें हम मतलब पास्ट से भी चलेंगे, प्रेजेंट को भी समझेंगे और फ्यूचर वाली चीजों को भी गेन करने की कोशिश करेंगे. ठीक है. आज तो सबसे यही रिक्वेस्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो थैंक यू सो मच सभी का, और आप स्टार्टिंग टू एंड तक बने रहना. मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको कुछ ना कुछ नया देके जाऊं. हमारा टॉपिक है डायबिटीज. डायबिटीज क्या है? डायबिटीज को पढ़ने से पहले कुछ एक दो पॉइंट मैं आपको ऐसे बताना चाहता हूं कि आज की डेट में डायबिटीज को पढ़ना इतना जरूरी क्यों हो गया, क्या रीजन है. आपको पता है डायबिटीज वर्ल्ड वाइड में अगर हम देखें तो इंडिया इज द कैपिटल ऑफ डायबिटीज. डायबिटीज इंडिया कैपिटल हब है डायबिटीज की. इंडिया मतलब अगर आप ऑन एन एवरेज देखेंगे तो वर्ल्ड वाइड में जितने पेशेंट है उसका 10% पेशेंट सिर्फ और सिर्फ इंडिया में है. और इंडिया में भी आज की डेट में ये हो गया है कि हर 7 to 8 पीपल में आपको नियर अबाउट डायबिटीज के सिम्टम्स मिलने को देख रहे हैं. डायबिटीज मतलब इंडिया क्या है, कैपिटल हब हो गई है. इसका पॉइंट, इसके लिए हमें इसको जानना समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस सब बेसिक हम सब जानते हैं, हम सबको पता है डायबिटीज क्या होती है, लेकिन एक प्रॉब्लम, कुछ ऐसे बहुत सारे मिथ हमारे माइंड में बने हुए हैं जिनको हम लेके कंफ्यूज्ड होते हैं कि इसमें क्या चेंज होगा, इसमें क्या चेंज होगा. तो आज हम कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करेंगे. हम पहले डायबिटीज को समझने की कोशिश करते हैं. हम जानते हैं कि डायबिटीज होता क्या है. नॉर्मली अगर हमसे कोई बोल देता है कि डायबिटीज क्या है तो आप बोल देते हैं कि हमारे बॉडी में शुगर बढ़ गया. क्या हमारे बॉडी में शुगर जैसा कुछ होता है? नहीं होता. फिर तो हमारे बॉडी में होता है ग्लूकोज. क्या होता है हमारी बॉडी में? ग्लूकोज होता है. शुगर जैसा कुछ नहीं होता, हमारे बॉडी में होता है ग्लूकोज.
अब उस ग्लूकोज को हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा नीड होती है, हमारे बॉडी में ग्लूकोज की बहुत ज्यादा नीड होती है। हम सब जानते हैं कि हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, मैं अगर अभी बोल भी रहा हूं और अगर आप सुन भी रहे हैं, तो इन सब के लिए एक एटीपी की नीड है, एक एनर्जी की नीड है। वो एनर्जी को फुलफिल कौन करता है? बोले ग्लूकोज फुलफिल करता है उस एनर्जी के लेवल को, यानी हमारे बॉडी में ग्लूकोज की बहुत ज्यादा नीड है। सिंपल सी बात है, यानी इसका एक ऑप्टिमम लेवल बॉडी में होना चाहिए। अगर ये ग्लूकोज का लेवल बॉडी में बियॉन्ड ऑप्टिमम लेवल गिर जाता है तो हम उसको बोलते हैं क्या? हाइपोग्लाइसेमिया। नाम में ही समझ आता है, हाइपो मींस कम, ग्लाइसेमिया यानी ग्लूकोज, और बढ़ जाता है तो क्या बोलते हैं? तो हम बोलते हैं हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपरग्लाइसेमिया। अब डायबिटीज आप सब जानते हैं, डायबिटीज क्या है? डायबिटीज इज अ हाइपरग्लाइसेमिक डिसऑर्डर। डायबिटीज है क्या? हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज बढ़ जाता है। किस तरीके से बढ़ता है? डायबिटीज टाइप 1 में क्या होता है, टाइप 2 में क्या होता है, नॉर्मल अमाउंट क्या, इन सबको हम बाद में समझने की कोशिश करेंगे। पहले हमने क्या समझा कि डायबिटिक इज अ हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन, ये बात आप याद रखेंगे, यानी हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन है। अब उसके बाद आप एक नेक्स्ट वर्ड और बहुत प्यारा सुनते हैं, हर बार सुनते हैं, दैट इज इंसुलिन। आपके हर बार इंसुलिन सुनने को मिलता है कि इंसुलिन कम हो गया, ज्यादा हो गया। इंसुलिन होता क्या है? क्या होता है इंसुलिन? इंसुलिन इज अ पेप्टाइड हार्मोन। क्या है इंसुलिन? एक पेप्टाइड हार्मोन है जो कहां से रिलीज होता है? आप सब जानते हैं कि जो हमारा पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज में बीटा सेल्स ऑफ आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, पैंक्रियाज का एक रीजन होता है आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, उसके बीटा सेल्स होते हैं, वो इंसुलिन का प्रोडक्शन करते हैं। समझ आया क्या मैंने बोला? कि पैंक्रियाज है, उसमें एक एरिया होता है आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, वहां से बीटा सेल्स रिलीज होते हैं और बीटा सेल्स इंसुलिन का प्रोडक्शन करते हैं। इंसुलिन एक हार्मोन है। बोले इंसुलिन का काम क्या है? हमारे बॉडी में जिस चीज की भी जरूरत होती है ना, दो चीजें हैं, ग्लूकोज कम ना हो जाए, क्योंकि ग्लूकोज नॉर्मल अमाउंट में हमारी बॉडी में होना चाहिए। बिल्कुल समझ आ रहा है? अगर ये कम ना हो जाए तो कौन काम करता है? तो बोले काम करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एक हार्मोन है, वो क्या काम करता है? बोले ग्लूकोज को बढ़ाओ बॉडी में। अगर बॉडी में, अब ये तो काम कर रहा है, अब बॉडी में कहीं ग्लूकोज ज्यादा ना बढ़ जाए तो बोले क्या करना है? अगर कहीं बॉडी में ग्लूकोज ज्यादा बढ़ गई तो बोले बॉडी में अगर ग्लूकोज ज्यादा ना बढ़ जाए, इसीलिए बॉडी में इंसुलिन हार्मोन होता है। वो क्या करता है कि अगर बॉडी में ग्लूकोज ज्यादा बढ़ गई तो उसे डाउन करता है, उसका लेवल गिरा देता है। यानी इंसुलिन का काम क्या है? कि ग्लूकोज के लेवल को गिराना। किस तरीके से गिराता है उसको हम आगे समझेंगे। अब सबसे बड़ा चीज अपनी माइक में, सौरभ सर, हाँ एक्सक्यूज मी सर, मैं ऑडियंस से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज आप लोग अपने माइक्स को ऑफ करिए। प्लीज अभी आपने कोई भी माइक, वो मैंने सबका म्यूट कर दिया, कोई भी ओपन मत करना, डिस्टरबेंस हो जाता है, लिंक टूट जाती है और बाकी सब बहुत समझने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है। तो हमने क्या समझा कि ग्लूकोज का लेवल अगर बॉडी में कम होता है तो उसको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बढ़ाता है, और ज्यादा ना बढ़ जाए तो इंसुलिन उसको कम करता है। कैसे कम करता है हम उसको आगे समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत अच्छी मिथ को तोड़ना चाहता हूं। एक हमारे अंदर मिथ क्या बनी होती है कि डायबिटीज कैन बी क्योर्ड बाय मेडिसिन। हमेशा सुनते हैं, सबसे बड़ा सत्य कि डायबिटीज कभी सही नहीं होता। डायबिटीज कभी सही नहीं होता। हम क्या बोलते हैं कि डायबिटीज कैन बी क्योर्ड बाय मेडिसिन, डायबिटीज कभी सही नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि डायबिटीज इज अ प्रोग्रेसिव डिसीज। डायबिटीज एक प्रोग्रेसिव डिसीज है। आप सिर्फ इसको कंट्रोल्ड कर सकते हैं, आप इसको परमानेंटली ठीक कभी नहीं कर सकते। हम सुनते हैं आयुर्वेदिक में कुछ ऐसे प्रोडक्ट आते हैं, एलोपैथी में, होम्योपैथी में, मगर इस बात को आप समझ लीजिए, कोई भी प्रोडक्ट होता है वो डायबिटीज को कभी क्योर नहीं कर सकता। डायबिटीज इज अ प्रोग्रेसिव डिसीज, इट कैन बी कंट्रोल्ड बाय द हेल्प ऑफ मेडिसिन। तीन चीजें से सिर्फ ये कंट्रोल्ड हो सकता है। पहला मेडिसिन, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, और थर्ड वन इज डाइट। ये तीन चीजें हैं जो सिर्फ आपकी डायबिटीज को कंट्रोल कर सकती है, मगर डायबिटीज को कभी खत्म नहीं कर सकती। यानी अभी तक हमने क्या समझा कि हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन को समझा, ग्लूकोज को, इंसुलिन के बारे में जाना। अब हम ये समझते हैं कि डायबिटीज हमको हो क्यों जाती है, रीजन क्या है। कुछ तो रीजन होगा ना। अगर आपको जान के सबसे बड़ा चम्म होगा कि सबसे बड़ा रीजन डायबिटीज का अननोन है। अभी इस पे बहुत सारी रिसर्च चल रही है कि डायबिटीज का सबसे बड़ा रीजन क्या है, नहीं पता हमें। हम रीजन अभी तक नहीं जानते। उन्होंने बहुत सारी रिसर्च ये भी बोलती है कि अभी हमारी जो डाइट हो गई है, फूड डाइट हो गई है, उसका भी एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिवनेस आ रहा है कि हमें डायबिटीज इंडिया में इतनी ज्यादा कॉज हो रही है। इंडिया में ये देखा जा रहा है एक रिसर्च बेस पे कि हमारे फूड बेसिक, हमारी जो एक लाइफ स्टाइल है
उसको हम एक कहीं ना कहीं डायबिटीज के लिए कॉज मान रहे हैं, मगर कॉज अभी तक अननोन है। और आप हमेशा याद रखिए, जिस चीज का कॉज अननोन होता है उसका सबसे मोस्ट कॉमन हम कॉज जेनेटिक बना देते हैं। हम मान लेते हैं क्योंकि डायबिटीज जेनेटिक रन करती है, बहुत ज्यादा करती है। वैसे कॉज अननोन है मैक्सिमम वाला, फिर उसके बाद कॉज क्या है बोले, सबसे बाद उसके बड़ा कॉज है वो है आपका जेनेटिक, जीन से आपके नीचे उतरता है। ये तो आपकी प्राइमरी डायबिटीज हो गई। यानी फिर सेकेंडरी डायबिटीज मतलब क्या होता है कि ये तो प्राइमरी डायबिटीज के दो कॉज हो गए, पहला कॉज अननोन हमें नहीं पता, दूसरा कॉज है जेनेटिक। सोनू को छोड़ के अब नहीं उसके लिए नहीं रख दो, खाएगा खा लेगा आदि। देखिए प्लीज अपने माइक म्यूट रखिए, इस तरीके से बहुत डिस्टरबेंस होगा। तो हमने क्या देखा, जस्ट अ सेकंड, एक सेकंड होल्ड करिए प्लीज। चलिए ठीक है, ऑफ रखिए वरना मैं सेटिंग, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि डायबिटीज जो सबसे बड़ा रीजन था प्राइमरी में वो अननोन है, जेनेटिक है। सेकेंडरी डायबिटीज वो होते हैं कि वो किसी की वजह से हो जाए। मोस्ट कॉमन किसकी वजह से हो सकती है, आप खुद दिमाग लगा सकते हो, आपका पेनक्रिया खराब हो जाए, क्योंकि इंसुलिन बन कहां से रहा है, पेनक्रिया से बन रहा है। यानी सेकेंडरी में मोस्ट कॉमन पेनक्रियास हो गए। कोई ड्रग कर देते हैं, कौन से ड्रग कर देते हैं, आप दिमाग लगा सकते हो, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ये अभी आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, कोविड का रिलेशन बताने वाला हूं कि कुछ ड्रग भी हैं जो जिनको हम एक्सेसिव अमाउंट में ड्रग ले लेते हैं तो उनसे भी हमें डायबिटीज कॉज हो जाती है, ठीक है। अब इसको हम आगे चल के बाद में और डीप में समझेंगे। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक हमेशा याद रखना कि डायबिटीज के लोग सिम्टम्स पूछते हैं कि सिम्टम क्या होते हैं। डायबिटीज एक ट्राइड के नाम से बहुत फेमस है, ट्राइड ऑफ डायबिटीज। ट्राइड ऑफ डायबिटीज किसको बोलते हैं, बोले 3 ऐसे सिम्टम है जो पेशेंट में आने ही चाहिए, और ये आते हैं ट्राइड ऑफ डायबिटीज। पहला होता है पॉलीयूरिया, पॉलीयूरिया। दूसरा होता है आपका क्या, पॉलीडिप्सिया, पॉलीडिप्सिया। पहला हो गया पॉलीयूरिया, दूसरा पॉलीडिप्सिया, और थर्ड वन होता है पॉलीफेजिया, पॉलीफेजिया। ये तीनों ट्राइड होते हैं जो डायबिटीज के पेशेंट में देखने को ही मिलते हैं। क्या होते हैं तीनों, पॉलीयूरिया यानी एक्सेसिव यूरिनेशन, क्यों होता है अभी आगे समझाऊंगा मैं, ठीक है। एक्सेसिव यूरिनेशन, पेशेंट बहुत ज्यादा यूरिन जाता है। पॉलीडिप्सिया मतलब एक्सेसिव थर्स्ट, पेशेंट को बहुत प्यास लगती है, एक्सेसिव थर्स्ट लगती है। और पॉलीफेजिया का मतलब होता है एक्सेसिव एबनॉर्मल एक्सेसिव ईटिंग, एबनॉर्मल एक्सेसिव ईटिंग। आप कभी भी देखना, ये लोग कुछ ना कुछ नॉर्मली थोड़ा बहुत हर 1-1.5 घंटे में इनका मन चलेगा, अब ये खा ले, अब ये खा ले, अब ये खा ले, कुछ ना कुछ। लेकिन आप उनको बोलो कि एक्सेसिव अमाउंट में ये नॉर्मल खाना खा लो, नहीं खाएंगे, कुछ भी उल्टा सीधा खाने के लिए बार बार उनके अंदर एक क्रेविंग्स जनरेट होगी। अगर मैं पॉलीफेजिया बोल दूं तो एबनॉर्मल क्रेविंग्स जनरेट होगी खाना खाने को लेकर, ठीक है, जो उनके लिए बहुत ज्यादा अनहेल्दी है, उसके लिए क्रेविंग्स जनरेट होगी। तो ये तीनों ट्राइड होते हैं डायबिटीज के, जो मोस्ट कॉमन पेशेंट में जो देखे ही जाते हैं, दैट इज पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीफेजिया। पॉलीयूरिया एक्सेसिव यूरिनेशन, पॉलीडिप्सिया एक्सेसिव थर्स्ट, और पॉलीफेजिया होता है हमारा क्रेविंग, एबनॉर्मल क्रेविंग। क्यों होता है हमें एबनॉर्मल, हमें प्यास क्यों लगती है इतनी ज्यादा, और हमें यूरिनेशन क्यों जाते हैं, कभी पूछ के देख। इसलिए होता है ये सब। नहीं मम्मी ज्योग्राफी का टेस्ट दे रही है सर, दो सर। ये सब हमें क्यों देखने को मिलता है, ये सब हमें इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि पेशेंट के ब्लड में क्या बढ़ जाता है, पेशेंट के ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाता है। पेशेंट के अगर आप ब्लड में देखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ग्लूकोज बढ़ा हुआ मिलेगा। वो कर क्या देता है, आप सिंपल सी बात सोचो, आपने आप एक ग्लास लो, उसमें पानी भरो, पानी भरने के बाद उसमें शक्कर डाल दो। शक्कर डालने के बाद आप क्या देखोगे, उसकी विस्कोसिटी देखना, वो क्या हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, हिंदी में बोलूं थिक हो जाएगा। थिक हो जाएगा क्या नहीं, इसका मतलब क्या है, उसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाती है। इसी तरीके से ब्लड में होता है। ब्लड में क्या होता है कि जब हमारा नॉर्मल ब्लड है उसमें ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ गया, क्योंकि ग्लूकोज डिसॉल्व नहीं हो रहा। जब ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ता है तो हमारा ब्लड भी हो जाता है थिक, गाढ़ा हो जाता है। अब आपने कभी एक बहुत प्यारी चीज नोटिस करी, आपने कभी अपने सलाइवा में महसूस करा, जब आपको बहुत ज्यादा प्यास लगती होगी ना, बहुत ज्यादा आपको पानी ना मिले तो आपका सलाइवा थिक होने लग जाता है। नोटिस करा है, सलाइवा थिक होने लग जाता है और आपको लगता है अरे क्या बोलते हो हिंदी में कि मुंह चिपक रहा है, पानी दे दो। इसी तरीके से ब्लड में होता है, ब्लड थिक होने लग जाता है, हमारी ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाती है। ऑस्मोलैरिटी बढ़ने की वजह से पेशेंट को बहुत ज्यादा प्यास लगती है, उसको महसूस होती है बहुत ज्यादा, ठीक है।
पहली चीज। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसी ऑस्मोलरिटी की वजह से पेशेंट को क्या होने लग जाता है। आप प्लीज ये संजय मिश्रा सर, हर संजय मिश्रा प्लीज ये माइक म्यूट रखिए, बार बार ओपन कर रहे हैं, बहुत हो रही है प्लीज। तो हमने सेकंड वन क्या बोला कि पॉलीयूरिया, हमने पॉलीडिप्सिया बता दिया कि थर्स्ट क्यों हो रही है, क्योंकि ऑस्मोलरिटी बढ़ती है। आपने खुद इसको फील करा है कि जब आपको बहुत टाइम तक पानी नहीं मिले आपका सलाइवा थिक होने लग जाता है। इसी तरीके से जब ब्लड थिक होने लग जाता है तो ऑस्मोलरिटी बढ़ने की वजह से आपको बहुत ज्यादा प्यास लगती है। आप चाहते हो कि आपकी बॉडी में फ्लूइड जाए, आपकी बॉडी चाहती है कि आपको फ्लूइड मिले जिससे क्या हो, ब्लड पतला हो। उसी प्रोसेस की वजह से आपको एक्सेसिव यूरिनेशन क्यों होता है, क्योंकि किडनी आपकी उस ग्लूकोज को बाहर निकालना चाहती है। थर्स्ट समझ आ गया, प्यास क्यों लगती है। यूरिन इसलिए ज्यादा लगती है क्योंकि आपकी किडनी एबनॉर्मल, किडनी के लिए तो जो ब्लड में ग्लूकोज बढ़ रहा है वो तो एबनॉर्मल क्वांटिटी में बढ़ रहा है ना, तो बॉडी अपनी मैकेनिज्म चलाती है, बॉडी कहती है इस ग्लूकोज को बाहर निकालो। और बाहर निकालने के लिए बॉडी एक्सेसिव अमाउंट में क्या करती है, यूरिनेशन कराती है, जिससे मालूम पेशेंट को क्या हो जाता है, पेशेंट डिहाइड्रेट कंडीशन में जाने लग जाता है। आप प्रॉपर उसे प्यास लगती है, पानी अगर पेशेंट नहीं पिए तो कंटिन्यूअस यूरिनेशन की वजह से पेशेंट डिहाइड्रेट में जाता है। और ऐसे पेशेंट की आपको यूरिन टेस्ट करनी होती है। यूरिन में क्या मिलेगा, ग्लूकोज का एबनॉर्मल अमाउंट इंक्रीज मिलता है, मगर आप अपनी यूरिन से खुद को पहचान सकते हैं कि आपको डायबिटीज है कि नहीं। बोले कैसे, क्योंकि यूरिन एक तो सबसे बड़ी चीज, एक एकदम अजीब सी स्मेल आने लग जाएगी, एकदम फ्रूटीनेस स्मेल आने लग जाएगी यूरिन के अंदर। और सबसे बड़ी चीज, आप जिस जगह पे यूरिन कर रहे हैं वहां पर कोई ना आंट मतलब चींटियां वगैरह या फिर कुछ भी ऐसा एक्यूमुलेशन दिखने लग जाएगा। क्यों, क्योंकि आपके यूरिन में एबनॉर्मल अमाउंट में ग्लूकोज रिलीज हो रहा है, बॉडी उसको बाहर निकालने के लिए काम कर रही है। तो अब आपको समझ आना चाहिए। और इसी की वजह से जब एक्सेसिव अमाउंट में बॉडी को वर्क करना पड़ जाता है ग्लूकोज को बाहर निकालने के लिए, इसलिए बॉडी को उसके लिए एनर्जी की नीड होती है, इसलिए पेशेंट को एबनॉर्मल क्रेविंग्स लगती है, उसको बार बार लगता है कि उसे भूख लग रही है, कुछ खाना है। तो इसीलिए पेशेंट को पॉलीफेजिया भी होता है। अब आपको तीनों ट्राइड क्लियर हो जाने चाहिए कि पेशेंट को थर्स्ट क्यों होती है, एक्सेसिव यूरिन क्यों जा रहा है, और एबनॉर्मल उसको क्रेविंग्स क्यों जनरेट हो रही है। ठीक है, ये तीनों हमारे मेन चीजें थी। आपको पता है कि हम डायबिटीज को किस डिसऑर्डर के अंदर लेते हैं, हम डायबिटीज को मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के अंदर लेते हैं। क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी की ये मेटाबॉलिज्म को खराब कर देता है। आप खुद समझते हैं, अगर हमारा ब्लड फ्लो कर रहा है, नॉर्मल फ्लड कर रहा है, जिसकी एक नॉर्मल थिकनेस है, एक नॉर्मल विस्कोसिटी है, जब इसमें ब्लड मिल जाता है तो इसकी क्या विस्कोसिटी बढ़ जाती है, जिस वजह से हमारी बॉडी की सारी मेटाबॉलिक डिस्टर्ब हो जाती है। मैं आपको अगर मैं बोलूं कि डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन क्या है, तो मैं आपको बोल दूं कि डायबिटीज की वजह से पूरी बॉडी खराब हो जाती है। कोई इस स्टेटमेंट को गलत नहीं कर सकता। हर ऑर्गन आपका खराब हो सकता है। सर क्यों हो सकता है, क्योंकि कोई भी बॉडी में ऐसा ऑर्गन नहीं है जहां ब्लड नहीं जाएगा, और जहां ब्लड जाएगा वहां एक्सेसिव अमाउंट में ग्लूकोज पहुंचेगा, और वो ग्लूकोज पहुंचेगा तो वो बॉडी में मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस करेगा। इसलिए डायबिटीज आपके लिए लाइफ इसलिए इतनी खतरनाक हो जाती है क्योंकि वो आपका कुछ भी नहीं छोड़ती, आपकी बॉडी का सब कुछ खराब कर सकती है, क्योंकि जहां ब्लड जाएगा वहां ग्लूकोज जाएगा। इसी वजह से डायबिटीज को आप मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी बोलते हैं, डायबिटीज को। हाइपरग्लाइसेमिया, ग्लूकोज इन ब्लड इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। ठीक है, अब इसकी नॉर्मल वैल्यूज क्या होती हैं, अगर हम देखें, हमने खुद बात बोली कि ग्लूकोज एक नॉर्मल अमाउंट में पेशेंट को चाहिए होता है, तो इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, 2 वैल्यू होती है। आप खुद जानते हैं कि हम खाना खाने पर हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, तो 2 वैल्यू होती है, एक फास्टिंग की वैल्यू होती है, और एक आफ्टर मील वैल्यू होती है। ठीक है, यानी कि ग्लूकोज लेने के बाद जो फास्टिंग वैल्यू होती है वो मानी गई है 70 से लेके 100। ये वेरी कर जाती है बहुत जगह पर, लेकिन मैंने इसी वजह से एक रेंज ली है, क्योंकि कई जगह पर अब आजकल बहुत ज्यादा वेरी करने लग गई है। यूनिट क्या होती है, पर मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड। ठीक है, इतने मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड में इतनी अमाउंट में ग्लूकोज होना चाहिए, कब, खाना खाने से पहले, और खाना खाने के बाद कितना होना चाहिए, 100 से लेके 125। इतने अमाउंट में ग्लूकोज खाना खाने के बाद होना चाहिए, और इतना खाना खाने से पहले आपके बॉडी में ग्लूकोज होना चाहिए। आप पेशेंट को डायबिटीज कब मान लेते हैं, पेशेंट को डायबिटीज आप कब मानते हैं कि इस पेशेंट को डायबिटीज हो गई है, जब ये वैल्यू बढ़ जाए। बोले ये वैल्यू कितनी बढ़ जाए, बोले सबसे बड़ी चीज हम ये देखते हैं, नॉर्मल प्री 2 फेज होता है, एक फेज होती है, ये तो नॉर्मल वैल्यू थी, नॉर्मल है, मैंने आपको बताया, एक फेज और होता है, दैट इज प्री डायबिटिक। ये फेज अब जनरेट कर दिया गया है प्री डायबिटिक, और एक होता है डायबिटिक फेज।
इसका मतलब क्या है कि जब मैंने आपको बोला खाना खाने के बाद पेशेंट की जो ग्लूकोज है वो 100 से लेके 125 तक होनी चाहिए, जब पेशेंट की 125 से लेके 150 तक होती है, इसको हम प्री डायबिटिक फेज मानते हैं, और 150 के ऊपर पेशेंट को हम डायबिटीज मान लेते हैं। 125 से 150 हम प्री डायबिटिक फेज क्यों मानते हैं पेशेंट को? हम इसलिए मानते हैं क्योंकि ये वो फेज है, अगर पेशेंट कंट्रोल कर लेगा यहाँ पर तो उसका ग्लूकोज का लेवल उतर आएगा। अगर एक बार 150 क्रॉस कर ली तो फिर उतरना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है, फिर तो सिर्फ पेशेंट को कंट्रोल ही करना होता है और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। इसीलिए ध्यान रखो, जब 125 के ऊपर जाए, 140 है, तो आप पेशेंट को डायबिटिक ना बोलें, पेशेंट को आप प्री डायबिटिक बोले, मगर उसके लिए जो भी ट्रीटमेंट होगा वो सब कुछ कैसे होगा कि उसको ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग नहीं दिया जाएगा, मगर उसके लिए जितना भी खाने से रिलेटेड सब कुछ है वो सब कुछ अब वो ही ट्रीटमेंट चलेगा जो एक डायबिटिक वाले पेशेंट के लिए चलता है। ठीक है, ये हमारा सब कुछ था बेसिक डायबिटीज को लेके। अब हमारे माइंड में एक सबसे बड़ा जो क्वेश्चन रहता है वो क्या है कि डायबिटीज टाइप 1 और टाइप 2 में डिफरेंस। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाइप 1 और टाइप 2 में क्या डिफरेंस होता है। अब इसको देखो, बिल्कुल हम समझने की कोशिश करते हैं। इधर मैं आपको टाइप 1 समझाऊंगा और इधर मैं आपको टाइप 2 समझाऊंगा, क्योंकि हम पढ़ने अभी आगे टाइप 2 ही जाने वाले हैं पूरा, लेकिन आपको बेसिक क्लियर करना बहुत जरूरी है। टाइप 1 क्या होता है? टाइप 1 इज अ इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। क्या? इंसुलिन डिपेंडेंट। और टाइप 2 इज अ नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। इसका मतलब क्या है अभी आपको समझाता हूं। देखो, दो चीजें होती हैं, हमें पता है कि हमारा इंसुलिन कहां से निकलता है। हमारा इंसुलिन कहां से निकलता है? हमारा इंसुलिन आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस सेल्स के पैंक्रिया से बीटा सेल्स से इंसुलिन जनरेट होता है। डायबिटीज टाइप 1 में मालूम क्या होता है? डायबिटीज टाइप 1 में यही बीटा सेल्स, यही आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जब काम करना बंद करते हैं, दो चीजें होती है कि एक फैक्ट्री में एक प्रोडक्ट बन रहा है, अगर या तो फैक्ट्री बंद हो जाए या फिर फैक्ट्री में तो प्रोडक्ट बन रहा है मगर वो फैक्ट्री से ट्रांसपोर्ट होकर जिस जगह पे जा रहा है वहां पर आप लॉकडाउन लग गया है, वहां पर वो प्रोडक्ट पहुंच नहीं पा रहा है। यानी दो प्रॉब्लम हो गई। क्या? या तो फैक्ट्री काम करना बंद कर दे, या तो फैक्ट्री में प्रोडक्ट बन गया मगर ड्यूरिंग लॉकडाउन या कोई भी रीजन की वजह से अब वो प्रोडक्ट यूज में नहीं आ पा रहा है क्योंकि रास्ते बंद हो गए हैं। सेम वही चीज होता है डायबिटीज टाइप 1 में। फैक्ट्री बंद हो गई है, फैक्ट्री बंद हो गई है। यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर पेशेंट को इंसुलिन बन ही नहीं रहा, इसीलिए डायबिटीज टाइप 1 के पेशेंट में आप इंसुलिन को इंजेक्शन देते हो। क्यों? अब इंजेक्शन क्यों देते हो? ओरल ड्रग क्यों नहीं देते? क्योंकि इंसुलिन अगर आपने ओरली दिया तो आपके इंग्वालन जीभ के पे नीचे रखोगे वहीं पूरा डिसॉल्व हो जाता है, बॉडी के अंदर नहीं पहुंच पाता, इसलिए आप सब डर्मल रीजन पे इंसुलिन के इंजेक्शन देते हो, बात की बात है। तो डायबिटीज टाइप 1 में क्या हुआ? मोस्ट कॉमन डायबिटीज टाइप 1 में हमारे ये हुआ कि फैक्ट्री खराब हो गई, यानी फैक्ट्री में ही इंसुलिन नहीं बन रहा है। फिर टाइप 2 में क्या होता है? बोले टाइप 2 में ये होता है कि फैक्ट्री तो नॉर्मल है, इंसुलिन प्रॉपर बन रही है, मगर फिर क्या हो रहा है कि बोले इंसुलिन जिस जगह पे पहुंचाना है वो इंसुलिन को ले ही नहीं रहा, उसने मना कर दिया कि भैया हम इंसुलिन को नहीं लेंगे। डायबिटीज टाइप 2 में यही होता है। डायबिटीज टाइप 2 में आपके बॉडी में इंसुलिन तो बनती है मगर इंसुलिन यूज में नहीं आ पाती, इसीलिए पेशेंट को ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? पेशेंट को ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग दिए जाते हैं। ठीक है, इसीलिए हमने जो मेन हमने क्या पढ़ा कि डायबिटीज टाइप 1 इसलिए इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस बोलते हैं क्योंकि उसमें इंसुलिन देनी पड़, क्योंकि इसमें इंसुलिन की कमी हो गई। मगर टाइप 2 को नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट बोलते हैं क्योंकि इसमें इंसुलिन की कमी नहीं होती, इंसुलिन जहां पहुंचनी चाहिए वो इंसुलिन को नहीं ले रहा। वहां पर क्या प्रॉब्लम होती है उसको मैं अभी आगे आपको पूरा क्लियर करके बताऊंगा। डायबिटीज टाइप 1 इंडिया में बहुत लेस कॉमन है, सिर्फ 10% होती है, और डायबिटीज टाइप 2 इंडिया में 90% है, 90%। ठीक है, और डायबिटीज टाइप 1 जनरली बच्चों में होती है, इसे जुवेनाइल डायबिटीज भी बोलते हैं, और डायबिटीज टाइप 2 एडल्ट में होती है। जनरली हम देखो आजकल तो बहुत ऐसा कॉमन हो गया है, मैंने 28-30 ईयर्स वाले को भी डायबिटीज टाइप 2 देखा है, मगर पहले ऐसा था कि 35 ईयर, लेकिन अब कोई एज का बैरियर नहीं रहा, मगर फिर भी डायबिटीज टाइप 2 एडल्ट ऑनसेट में देखने को आपको मिलती है। डायबिटीज टाइप 1 होने का सबसे बड़ा रीजन है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। आपके बॉडी में जब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है कि हमारी खुद की इम्यूनिटी जो हमारे पैंक्रियास में आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल्स ना, बीटा सेल्स, उनको खत्म करने लग जाती है। अब वो सेल खत्म हो जाएंगे तो वो इंसुलिन बना नहीं पाएंगे, यानी फैक्ट्री हो जाती है बंद। तो डायबिटीज टाइप 1 का सबसे बड़ा रीजन होता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, और डायबिटीज टाइप 1 को कीटो एसिडोसिस डायबिटीज के नाम से भी
जानते हैं। वहीं डायबिटीज टाइप 2 अगर हम देखें तो ये नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होती है, इसको क्या बोलते हैं, 90% मिलती है, इसको हम बोलते हैं एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज। ठीक है, अब मुझे आप सिंपल सी एक लॉजिक बता सकते हैं, क्या डायबिटीज टाइप 1 में इंसुलिन की क्वांटिटी जब हम ब्लड में लेंगे तो कम होगी कि नहीं होगी? डायबिटीज टाइप 1 में ब्लड में इंसुलिन की क्वांटिटी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि इंसुलिन फैक्ट्री में इंसुलिन बन ही नहीं रही। वहीं डायबिटीज टाइप 2 में ब्लड में इंसुलिन की क्वांटिटी कम नहीं होती। अगर कम होगी तो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होती है, वरना नॉर्मल कभी कभी तो पेशेंट में हाई मिल जाती है। सर पूछोगे सर हाई कैसे मिल जाती है इंसुलिन? फिर हाई इसलिए मिल जाती है क्योंकि इंसुलिन तो फैक्ट्री तो प्रॉपर इंसुलिन बना रही है, मगर आप उसका यूज ही नहीं कर पा रहे, और अगर आप उसका यूज नहीं कर पाएंगे तो इंसुलिन तो ब्लड में बढ़ जाएगी। तो इसीलिए याद रखो, डायबिटीज टाइप 1 में इंसुलिन कम मिलती है, मगर टाइप 2 में अगर आप इंसुलिन ब्लड में देखेंगे तो या तो नॉर्मल अमाउंट में मिलती है, या तो कुछ लोगों में तो इवन बढ़ी हुई मिल जाती है। तो जो नंबर ऑफ बीटा सेल्स है वो इंसुलिन की डिफिशियंसी में क्या कम मिलते हैं, यानी इससे एब्सोल्यूट इंसुलिन डिफिशियंसी हो जाती है डायबिटीज टाइप 1 में। क्या? एब्सोल्यूट इंसुलिन डिफिशियंसी। टाइप 2 में इंसुलिन की डिफिशियंसी कभी नहीं होती। यहां पर क्या होता है, बोले जो इंसुलिन तो पूरी बढ़ रही है मगर उसका कंजप्शन नहीं कर पा रहा है। कैसे नहीं कर पा रहा है हम आगे समझेंगे। ठीक है, तो ये हमारी नॉर्मल, हमने टाइप 1 और टाइप 2 में आपको डिफरेंस क्लियर करा। टाइप 1 और टाइप 2 में आप डिफरेंस बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए। सेकेंड थिंग, ऐसा नहीं है कि डायबिटीज टाइप 1 टाइप 2 होती है, डायबिटीज टाइप 3 और टाइप 4 भी होती है। याद रखिए, लोग नहीं जानते, टाइप 1 टाइप 2 समझते हैं, डायबिटीज टाइप 3 और 4 भी होती है। क्या होती है टाइप 3 और टाइप 4? टाइप 3 डायबिटीज होती है आपकी सेकेंडरी डायबिटीज। जितनी भी डायबिटीज आपको किसी ड्रग की वजह से हो जाए, या आपका पैंक्रियास निकाल दिया, यानी कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से अगर आपको डायबिटीज हो जाती है तो उसे आप बोलते हैं टाइप 3 डायबिटीज। याद रखना, या पैंक्रिया निकाल दिया या कोई ड्रग की वजह से आपको हो जाए तो आप उसे बोलते हैं क्या? टाइप 3 डायबिटीज। अब मैं यहां पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं, जो डायबिटीज टाइप 3 है वो किसी ना किसी ड्रग की वजह से हो जाती है। मोस्ट कॉमन कौन सा ड्रग होता है मालूम है? स्टेरॉइड्स। अब स्टेरॉइड्स यानी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, अभी मैं आपको बता चुका था बॉडी में कि जब बॉडी में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की, मैंने क्या बोला, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का काम क्या था, अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब आपके ब्लड में ग्लूकोज की कमी होती है तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स उसको बढ़ाते हैं, यानी स्टेरॉइड्स बढ़ाते हैं। स्टेरॉइड्स के दो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। क्या? एक तो हमने कोविड में भी इसकी बात करी थी, एक तो ये इन्फ्लामेशन को कम करता है, इसीलिए हम इसे कोविड में देते हैं। कोविड में इस ड्रग को क्यों देते हैं? क्योंकि इन्फ्लामेशन को कम करता है, ये एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होते हैं स्टेरॉइड्स। प्लस इनमें ये हमारी इम्यूनिटी को भी गिरा देते हैं, ये इम्यूनिटी को गिरा देते हैं, प्लस ये बॉडी में ग्लूकोज की प्रोसेस को बढ़ा देते हैं, यानी एबनॉर्मल अमाउंट में ग्लूकोज को बनाते चले जाते हैं। ये नॉर्मल अमाउंट में तो ग्लूकोज को बना रहे, मगर आप एक्सेसिव दे देंगे तो एक्सेसिव ग्लूकोज बनता है। तो जब भी कोविड के पेशेंट में आप स्टेरॉइड्स देते हैं, आपने तो स्टेरॉइड्स आपको मजबूरी में देने पड़े, मॉडरेट कंडीशन में, अगर नहीं देंगे तो क्या करें, इन्फ्लामेशन कम करने के लिए बहुत बढ़ रहा है, तो वो तो इन्फ्लामेशन तो कम कर रहा है, मगर उसका एक काम क्या है, इम्यूनिटी को गिराना भी। अब इम्यूनिटी गिरेगी तो पेशेंट में बाकी सब ब्लैक फंगस ये सब क्यों हो रहे हैं? सबसे मेन बड़ा रीजन है स्टेरॉइड्स। पता है आपको, ब्लैक फंगस ये सब क्यों हो रहा है? स्टेरॉइड्स की वजह से। मगर हम क्या करें, स्टेरॉइड्स नहीं देते तो इन्फ्लामेशन कम कैसे करें? अब आप बोलेंगे सर वो जो एनसेड्स आते हैं वो लो लेवल पे काम करते हैं, हाई लेवल पे स्टेरॉइड्स ही काम कर पाते हैं। टॉसलीजुमैब का नाम सुनते हैं, सब इन्फ्लामेशन ही कम करते हैं। तो इसने क्या करा, ये आपकी इम्यूनिटी को भी कम करता है, प्लस आपकी बॉडी में एबनॉर्मल अमाउंट में ग्लूकोज का फॉर्मेशन करने लग जाता है, जिस वजह से आपके बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने की वजह से पेशेंट को डायबिटीज हो जाती है। इस वजह से हम बोलते हैं कि ऐसे पेशेंट में जब वो पोस्ट कोविड 3-4 महीने बाद जब स्टेरॉइड्स का लेवल खत्म हो जाता है, वो पेशेंट की डायबिटीज भी खत्म हो जाती है, क्योंकि वहां पेशेंट को डायबिटीज इंसुलिन की कमी या और किसी वजह से नहीं हुई, वो तो ग्लूकोज बढ़ गया इसलिए उन्होंने उसको डायबिटीज कह दी। मगर जब स्टेरॉइड कम होगा तो धीरे धीरे करके बॉडी की मेटाबॉलिज्म रेगुलेशन वापस आ जाएगी और ग्लूकोज अपने नॉर्मल लेवल पर आ जाएगा। इसीलिए कोविड के पेशेंट में डायबिटीज होना इतना कॉमन है। अब आप इस चीज को याद रखना कि कोविड के पेशेंट में डायबिटीज क्यों होती है। अब हमने क्या क्या पढ़ा, हमने टाइप 3 यहां पढ़ लिया, टाइप 3। फिर टाइप 4 क्या होता है सर? टाइप 4 होता है मोस्ट इंपोर्टेंट गेस्टेशनल डायबिटीज।
गेस्टेशनल डायबिटीज बहुत सुना होगा आपने। गेस्टेशनल डायबिटीज मतलब सर, गेस्टेशनल डायबिटीज का मतलब होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डायबिटीज पेशेंट के अंदर डेवलप हो जाती है और ये जनरली 20 to 24th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में डेवलप होती है। क्यों डेवलप हो जाती है? इसका ये सबसे बड़ा रीजन देखा गया है प्लेसेंटल हार्मोन। जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्लेसेंटा कुछ ऐसे हार्मोन रिलीज करता है कि वो इंसुलिन को काम नहीं करने देता। ये रिसर्च में मिला है कि प्लेसेंटा कुछ ऐसे हार्मोन रिलीज करता है कि वो इंसुलिन को काम नहीं करने देता, और जब इंसुलिन काम नहीं कर पाता तो उसकी वजह से एबनॉर्मल अमाउंट में ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाता है और उसकी वजह से पेशेंट को डायबिटीज हो जाती है। फिर आफ्टर प्रेगनेंसी जैसे ही जो प्लेसेंटल हार्मोन है, आप प्रेगनेंसी होगी तो प्लेसेंटा गया तो प्लेसेंटल हार्मोन भी गए तो ग्लूकोज फिर अपने लेवल पर वापस आ जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज और प्लेसेंटल हार्मोनल कॉज डायबिटीज। ठीक है, ये होती है डायबिटीज टाइप 4। इसमें एक रिसर्च और मिली है गेस्टेशनल डायबिटीज में, ऐसा ये भी माना गया है कि रिसर्च में कि बॉडी कंपनसेटरी मैकेनिज्म में आपको डायबिटिक करा देती है। क्यों? क्योंकि बॉडी में जब जो बच्चे का फीटस है, जो माँ के पेट में फीटस है यूट्रस में, उसको बहुत अमाउंट में क्या चाहिए होती है? एनर्जी की नीड होती है। जब उसको एनर्जी चाहिए होती है ना, जब उसको एनर्जी की नीड होती है, अब नॉर्मल और एनर्जी किससे मिलनी है? ग्लूकोज से मिलनी है, सीधी बात है। तो बॉडी ना चाह के भी एबनॉर्मल अमाउंट में ग्लूकोज आपकी बॉडी में बढ़ा देती है, जिससे क्या है, जो बच्चा है फीटस है उसको प्रॉपर अमाउंट में एनर्जी मिलती रहे, क्योंकि माँ को उस टाइम पे बहुत एनर्जी की नीड है, क्योंकि वो एक फीटस को डेवलप कर रही है। तो बॉडी कंपनसेटरी मैकेनिज्म में अपने आप में अपने ग्लूकोज को बढ़ा लेता है और जब प्रॉब्लम हो जाती है तो वो डायबिटीज को खत्म कर देता है। ये 2 रिसर्च इस पे चली है। अब हम पढ़ते हैं डायबिटीज टाइप 2। होता क्या है डायबिटीज टाइप 2 में? मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करो। ये मैंने कोई थोड़ी ड्राइंग पे मत जाना, थोड़ा सा अजीब सा। ये आपका है माउथ, ये आपका माउथ हो गया। ठीक है, ये आपका होता है स्टमक और ये आपकी होती है लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। होता क्या है मैं आपको पहले ही बता दूं, ग्लूकोज आपकी बॉडी में किसके थ्रू आता है? आप ग्लूकोज कभी डायरेक्ट नहीं लेते। बहुत से लोग होते हैं कि सर ग्लूकोज डायरेक्ट नहीं लेते, आप कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। क्या लेते हैं आप? कार्बोहाइड्रेट। वो बॉडी में टूट के ग्लूकोज में चेंज होता है। लोग बोलते हैं अरे हमारे बॉडी में शुगर बढ़ गई। शुगर जैसा कुछ नहीं होता, हमारे बॉडी में ग्लूकोज बढ़ती है। ग्लूकोज कब बढ़ती है? कि हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं और कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूट जाती है। कैसे टूटती है? आप जैसे ही आपने कार्बोहाइड्रेट लिया, वो कार्बोहाइड्रेट क्या जाएगा? बॉडी में जाएगा, माउथ में जाके उसकी क्या होती है? ग्राइंडिंग होती है। ग्राइंडिंग और टीयरिंग, टूटता है। फिर स्टमक में जाके उसमें गैस्ट्रिक जूस मिलता है, गैस्ट्रिक जूस स्टमक में मिलता है और फिर फाइनली वो लीवर से पैंक्रियाटिक जूस निकल के स्टार्टिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म होती है और लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होती है, वहीं पर कार्बोहाइड्रेट का कैटाबॉलिज्म होता है। कार्बोहाइड्रेट टूट के ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। अभी लेक्चर खत्म होने वाला है, आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज जल्दी वापस आ जाना लिंक से ज्वाइन करके, अभी बहुत इंपॉर्टेंट बाकी है। तो हमने क्या देखा कि ग्लूकोज की जो अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सी जगह होती है बॉडी की जहां कार्बोहाइड्रेट टूट के ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, दैट इज द पोजीशन वेयर लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। जिस जगह पर स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म होकर लार्ज में शुरू होती है, उस जगह पर प्रॉपर आपका कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब आपसे लोगों को बहुत बड़ी एक कंफ्यूजन होती है। आप मुझे बताओ, तो हमने क्या बोला कि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है, जो हमारा ग्लूकोज है, वो कार्बोहाइड्रेट के टूटने की वजह से आता है। अब आप बोलेंगे सर के कार्बोहाइड्रेट फिर हम कैसे लेते हैं? आपको पता है, आप अपने 3 चीजें होती हैं नॉर्मल अमाउंट में आपके बॉडी में, वो क्या क्या होती हैं? फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। ये आप अपने डेली मील, आप जितना भी कुछ खाते हैं ना, उनमें मेजरली प्रोपोर्शन इन 3 चीजों का होता है। ये तीनों चीजें आपको एनर्जी प्रोवाइड कराती हैं। अगेन आपकी एक में तोड़ता हूं। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि सिर्फ आपकी बॉडी में यही 3 चीजें जो आपको कैलोरीज देती हैं, यही 3 चीजें जो आपको कैलोरीज प्रोवाइड करती हैं। बाकी आपका वाटर, याद रखना, वाटर, विटामिन, मिनरल और फाइबर, ये आपको बिल्कुल भी कैलोरीज प्रोवाइड नहीं करते। अब आप बोलोगे ये कैलोरीज प्रोवाइड नहीं करते तो ये कोई एनर्जी भी नहीं देते। ये आपका एसोसिएटेड काम करते हैं। ये आपके जितने बॉडी में और फंक्शंस है ना, वाटर क्या, डिहाइड्रेशन को मेंटेन करना, विटामिन ए बी सबके काम जानते हैं, मिनरल्स के अपने काम है, फाइबर्स के,
मगर ये बॉडी में कोई भी कैलोरीज नहीं देते। बॉडी में कैलोरीज सिर्फ 3 ही चीज देते हैं, फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। ये बहुत, हमने अगेन आपको बार बार ऐसी चीजें बताते रहूंगा बीच में जो थोड़ी सी एकदम ऐसा होता है कि मिथ ब्रेकर है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन ये तीनों कैलोरीज हमें देती है। तो हम कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं क्योंकि कार्बोहाइड्रेट टूट के ग्लूकोज में बनता है। आपके डेली मील, आप जितना भी दिन भर में कुछ भी खाते हो, आपका 80 to 90% आप कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, चाहे आप शुगर खाएं या ना खाएं। लोगों को ये लगता है कि मैं शुगर खाता हूं तो ये लगता है कि आपको पता है आपके 90% मील में आप कुछ भी ले रहे हो, कुछ भी मतलब आप कुछ भी ले रहे हो, उसमें आपके शुगर, आपके क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है। फिर मैं कह रहा हूं शुगर जैसा कुछ नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट होता है। वो कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी में पहुंच के ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। सर एक्सक्यूज मी, ये बहुत सारे लोग कंफ्यूज, इस कंफ्यूजन में हमेशा बने होते हैं कि सर मेरे को डायबिटीज है, हम कुछ भी नहीं खा रहे हैं, हमने लास्ट 2-3 महीने हो गए मीठे का तो हमने मतलब एक चाय भी नहीं पी है, फिर भी हमारी डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है आगे समझाऊंगा। क्योंकि आप 80 to 90% आपका ले रहे हो। किसमें होता है कार्बोहाइड्रेट में? सीरियल, जितने भी सीरियल्स है सारे आपके, जितने भी दालें हैं सारी, फ्रूट्स, वेजिटेबल, और जो नॉर्मल आप शुगर लेते हैं उन सब में भी, कुछ भी हो सब में कार्बोहाइड्रेट होता है। यानी आपका ग्लूकोज तो बढ़ना ही बढ़ना है अगर आप खाना खाएंगे। तो फिर सर फिर हमको पर्टिकुलर शक्कर खाने को क्यों मना करते हैं, रोटी खाने को मना क्यों नहीं करते हैं, सब्जी खाने को क्यों मना नहीं करते हैं? अभी समझाऊंगा आगे क्यों मना नहीं करते हैं उसको। ठीक है, अभी इसको आगे हम समझने की कोशिश करेंगे बिल्कुल। अब होता क्या है, देखो मैं आपको चीज बताऊं, पहले मैं प्रॉपर तरीके से आपको एक मैकेनिज्म समझाना है डायबिटीज टाइप 2 की, जो मैं आपको स्टार्टिंग में छोड़ के आया था। अगर आपको याद हो, मैंने आपको बोला था कि मैं डायबिटीज टाइप 1 की, तो मैंने मैकेनिज्म आपको बता दी थी कि क्या हो रहा था, पेंक्रियास खराब हो रहा था जिस वजह से इंसुलिन नहीं निकल पा रहा था। लेकिन मैंने आपसे ये कह दिया था कि यहाँ डायबिटीज टाइप 2 में फैक्ट्री खराब नहीं हो रही थी, इंसुलिन तो बन रहा था, मगर जिसको इंसुलिन लेना चाहिए वो इंसुलिन ले नहीं रहा था। क्यों नहीं लेता, अब इसको जरा हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आपको पता है हमारे बॉडी में जितने भी टोटल अगर सेल्स, हमारी बॉडी पूरी सेल से बनी है, मतलब 10 to the power 13 सेल्स होते हैं हमारे बॉडी में, ओवरऑल 10 to the power 13 सेल्स। अब होता क्या है, हमारे बॉडी में जो टिश्यूज है उनमें सेल्स है, अब उनको सबको ग्लूकोज की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि उन्हें एनर्जी बनानी है। एनर्जी कैसे बनती है? ऐसे बनती है, ये सेल है आपका, इसके अंदर ये न्यूक्लियस रखा है, न्यूक्लियस के ना, न्यूक्लियस है ये सेल, और इसके बाहर होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। 4 से 1 सेल में 4 से 5 माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। अब क्या होता है, ये ऊपर से ब्लड है, ब्लड की कैपिलरी जा रही है, इसमें से क्या हो रहा है, ब्लड में बढ़िया ग्लूकोज आया और वो ग्लूकोज इस सेल के अंदर गया, इस सेल के अंदर गया। अब उस ग्लूकोज ने इस सेल से क्या करा, अब उसमें ग्लूकोज गया, प्लस ब्लड में ग्लूकोज के अलावा ऑक्सीजन भी तो आती कि नहीं आती, तो ऑक्सीजन भी आई। ग्लूकोज कहां से आया? इंटेस्टाइन से। ऑक्सीजन कहां से आई? लंग्स और हार्ट से, हार्ट से और लंग्स से आई। फिर वो जो आपकी क्या चीज, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया आपकी ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज को मिला के एनर्जी बना देता है, जिसको आप एटी की फॉर्म में कंजप्शन करते हैं। इतना तो आपको समझ आ रहा है। ठीक है, ये तो नॉर्मल प्रोसेस हुई। बोले सर फिर एबनॉर्मल प्रोसेस क्या है? अब क्या, अब एबनॉर्मल प्रोसेस ये होती है, क्या होता है, जो आपका ग्लूकोज होता है ना, वो एक तरीके का सवारी है, एक तरीके का पैसेंजर है, और इंसुलिन है कार। इंसुलिन ग्लूकोज को अपने अंदर बिठा लेती है और बोलती है कि चलो मैं आपको लेके चलता हूं, जहां पर आपकी जरूरत है मैं वहीं आपको छोड़ूंगा, वरना तो ग्लूकोज कहीं भी चला जाएगा। तो वो सेल के पास जाता है और इस सेल से बोलता है, सेल आपको ग्लूकोज चाहिए? सेल बोलता है हाँ हमें ग्लूकोज की जरूरत है, ग्लूकोज हमें दे दो। तो वो उसको ग्लूकोज दे देता है, लेकिन ऐसे ग्लूकोज तो नहीं दे देगा। अगर वो उसने सेल ने बोला ग्लूकोज दे दो, वो दे देगा। बीच में होते एक तरीके के गेट होते हैं, वो गेट प्रॉपर होते हैं। वो गेट क्या होते हैं? वो गेट होते हैं इंसुलिन के रिसेप्टर्स। ये जो गेट बने हुए होते हैं, ये जो पर्टिकुलर सेल की वॉल पे, ये होते हैं इंसुलिन के रिसेप्टर। इंसुलिन के रिसेप्टर होते हैं ये। जब इंसुलिन यहाँ पे आती है, वो इंसुलिन इस इंसुलिन रिसेप्टर से चिपकती है, तब यहाँ पर रिएक्शन होके ये वाले जो रिसेप्टर के गेट है ओपन हो जाते हैं। ओपन होके फिर ग्लूकोज इनके अंदर जाता है। अब डायबिटीज टाइप 2 में यही होता है। डायबिटीज टाइप 2 में इंसुलिन प्रॉपर है, ग्लूकोज प्रॉपर है, मगर जो ये रिसेप्टर है ये खराब हो गए। यानी बेचारा इंसुलिन तो लेके आया, ग्लूकोज को ले लो, आप ग्लूकोज को लो, अपना कंजप्शन करो, ग्लूकोज खत्म करो, ग्लूकोज बढ़ रहा है हमारे अंदर, और एनर्जी बनाओ। तभी तो डायबिटीज के पेशेंट में वीकनेस देखने को मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि एनर्जी बन ही नहीं रही। इंसुलिन बन रहा है, ग्लूकोज पहुंच रहा है, मगर
एनर्जी नहीं बन रही। क्यों नहीं बन रही? क्योंकि जो रिसेप्टर थे, जो गेट थे, वो हो गए बंद, वो अब नहीं खुलते, वो अब नहीं खुल रहे हैं। अब ये अलग अलग प्रपोर्शन होता है उसके खुलने का। क्या होता है, देखो कभी भी पूरे गेट बंद नहीं होते। अगर पूरे गेट बंद हो जाएंगे फिर तो बिल्कुल ही ग्लूकोज का कंजप्शन नहीं होगा। सपोज करो ऐसे होता है, अगर इस पे सपोज 6 गेट बने हुए एक सेल पे। डायबिटीज में होता क्या है, अब ये मैकेनिज्म बहुत अच्छे समझना। सपोज करो एक सेल पे 6 गेट बने हुए हैं, ठीक है। अब क्या होता था कि पहले ग्लूकोज आता था, इंसुलिन लाया ग्लूकोज को लेके, ये ब्लड में इंसुलिन आया ग्लूकोज को लेके, उसने बोला इस ग्लूकोज को ले लो। 6 की 6 गेट खुल गए, यानी जितना ग्लूकोज आया, सपोज मैं एक टाइम पीरियड बोल रहा हूं, सपोज कर लो इस ग्लूकोज को, इस सेल को कंज्यूम करने में लगे 6 मिनट। 6 मिनट लगे कितने गेट को काम करने में? 6 गेट को काम करने में। जब 6 की 6 गेट खुल गए, तब एक सेल को ग्लूकोज को कंज्यूम करने में 6 मिनट लगे। हमेशा कभी भी पूरे गेट खराब नहीं होते। अब मैं आपसे बोलूं, सपोज करो क्या होता है कि इसमें रिसेप्टर खराब होते हैं। सपोज 3 रिसेप्टर हो गए खराब। बोले अब क्या होगा? बोले ग्लूकोज तो उतना ही है, तो बोले अब क्या होगा? बोले जो पहले 6 गेट को 6 मिनट लग रहे थे, वहीं अब कितने बचे? 3 गेट। 3 गेट अब उन पे बढ़ गया लोड, यानी 3 गेट को खत्म करने में टाइम हो गया डबल। अब यानी जितना पहले 6 मिनट में हो रहा था ग्लूकोज का कंजप्शन, वो अब 12 मिनट में होगा। मैं फिर समझाता हूं, समझने की कोशिश करो। टोटल 6 बैठे थे, मैं तो आपको सपोज करा रहा हूं कि 6 के 6 गेट खुल गए। 6 आदमी आए, उन्होंने बोला कि 6 आए, तो उन्होंने बोला कि 6 मिनट लग रहे हैं। जब 6 के 6 गेट खुल जाते हैं, 6 गेट खुल जाते हैं, तब 6 मिनट लगते हैं ग्लूकोज को खत्म करने में। सपोज अगर उस 6 गेट में 3 गेट्स खराब हो जाएं, अब बचे हैं 3 गेट। अब एक गेट को डबल 2 गुना टाइम लगेगा, यानी जो पहले 6 गेट को 6 मिनट लग रहे थे, वहीं अब 3 गेट को 12 मिनट लगेगी काम करने में। यानी टाइम क्या हो गया? डबल हो गया। यानी ग्लूकोज का जो क्या है, ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करने में टाइम डबल हो गया। इस वजह से पेशेंट के अंदर ग्लूकोज बढ़ता चला जाता है। क्यों? क्योंकि भैया प्रोसेस हो गई स्लो, मगर आप तो खाए जा रहे हो, ग्लूकोज आपके अंदर बढ़ा चला जा रहा है, मगर उसको जो कंज्यूम करने का टाइम पीरियड है वो तो हो गया कम, टाइम कम हो गया, मगर आपने खाना पीना तो कम करा नहीं। इसीलिए डायबिटीज के पेशेंट को आप हमेशा बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि सर आप हमेशा एक साथ खाना मत खाइए। आपको क्या बोलते हैं कि अगर आप 4 रोटी दिन भर में खाते हैं तो 2-2 रोटी करके खाइए। 6 रोटी खाते हैं, 2 रोटी सुबह, 2 रोटी दोपहर, 2 रोटी शाम को खाइए। एक साथ 6 रोटी नहीं खाइए। क्यों नहीं खाइए एक साथ 6 रोटी? इसलिए नहीं खाइए क्योंकि आपके बॉडी को ग्लूकोज की कंजप्शन की रेट है वो गिर गई है। बॉडी कर तो रही है, मगर उसकी बहुत रेट स्लो हो गई। अगर आप बॉडी को समय देंगे, अब क्या होगा? 2 रोटी खाऊंगा तो मेरी सिर्फ 2 रोटी गई, तो मेरे बॉडी को समय मिल गया ग्लूकोज को खत्म करने में। अब फिर अगेन मैं दोबारा 2 रोटी खा लूंगा तो फिर ग्लूकोज को समय मिल जाएगा, वो बॉडी को फिर खत्म करने का समय मिल जाएगा। यानी फैक्ट्री अब एक तरीके से क्या हो गया कि फैक्ट्री में मजदूर कम हो गए। तो अब आप क्या काम करिए कि आप समय की सीमा को बढ़ा दीजिए और उन पर लोड कम कर दीजिए। अगर तो फिर फैक्ट्री फिर से अच्छे से काम करने लग जाएगी, है ना। क्योंकि अब अगर जो वर्कर्स हैं वो कम हो जाएंगे, तो आप क्या करेंगे कि आप समय की सीमा को बढ़ा दीजिए। बोलिए जो पहले आप 4 घंटे में काम करते थे, आप 8 घंटे काम करिए। क्यों? क्योंकि काम बट जाएगा। तो बस उसी तरीके से आप अपने खाने को डिवाइड करिए। और दूसरी चीज, कुछ समय में खाते रहिए। लोग क्यों बोलते हैं कि हर 2-2 घंटे में डायबिटीज वाले पेशेंट को खाना चाहिए? क्योंकि वीकनेस, क्योंकि एनर्जी बनती नहीं है, और एनर्जी नहीं बनती तो ऐसे पेशेंट को चक्कर बहुत आते हैं। इसलिए इनको थोड़े थोड़े समय में खाना चाहिए, मगर थोड़ा थोड़ा खाइए। अगर ये गोल्डन रूल याद कर लेंगे डायबिटीज वाले, कि डायबिटीज वाले के लाइन होता है कि थोड़े थोड़े समय में खाइए और थोड़ा थोड़ा खाइए, तो कभी भी आपकी डायबिटीज बढ़ेगी नहीं। और ये आपके लिए भी होता है, जो हम नॉर्मल है उन सब के लिए भी ये सारी चीजें होती है। तो ये हमारा चैनल गेट की मैकेनिज्म थी। अगर आपने आज हमारा डायबिटीज का लेक्चर देखा, अब इससे पहले मैं आपको एक चीज और बहुत प्यारी बता देता हूं। अब होता क्या है, हमको शक्कर खाने को क्यों मना करते हैं, रोटी खाने को मना क्यों नहीं करते? हमको क्यों बोलते हैं कि मीठी चीजें मत खाइए, आप रोटी खाइए, दाल खाइए, चावल खाइए, और क्या बोलते हैं, दाल चावल को भी थोड़ा क्या बोलते हैं, चावल और आलू को कम बोलते हैं, मैं बताऊंगा क्यों कम बोलते हैं, लेकिन बोलते हैं रोटी सब्जी हरी सब्जियां खाइए, शक्कर मत खाइए। अब आप बोलोगे सर आपने तो अभी स्टार्टिंग में बोला था कि सब में 80 to 90% कार्बोहाइड्रेट होता है, फिर उनको खाने को क्यों बोलते हो, शक्कर को खाने को क्यों नहीं बोलते? क्योंकि आपकी जो कार्बोहाइड्रेट होती है वो 2 टाइप की होती है। ये लॉजिक बहुत अच्छा समझना, तो आपकी बहुत बड़ी मिथ दूर होगी। कार्बोहाइड्रेट आपकी 2 टाइप की होती है, एक होती है सिंपल कार्बोहाइड्रेट, एक होती है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट।
सिंपल और कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है? मैं आपसे सिंपल सी चीज पूछूं, कौन सी चीज जल्दी टूटेगी? सिंपल वाली चीज जल्दी टूटेगी कि कॉम्प्लेक्स वाली चीज टूटेगी? आप बोलोगे सर सिंपल वाली चीज जल्दी टूटेगी। तो ये सब आपकी शुगर वगैरह ये सब होती है ना, ये सब सिंगल आपकी सिंपल कार्ब, इनका अगर आप एकदम स्ट्रक्चर देखोगे तो इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर बना होता है, एक चेन की फॉर्म में। ये जैसे ही आपने खाया और तुरंत ये इंटेस्टाइन के अंदर टूट जाता है। वही कॉम्प्लेक्स वाला मालूम कैसे स्ट्रक्चर बना होता है? इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से स्ट्रक्चर बना हुआ था। इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो मुश्किल का मतलब क्या है कि जो चीज सिंपल है वो जल्दी टूट जाएगी। यानी आप शक्कर वक्कर खाते हो, वो बॉडी के अंदर सिर्फ 10 से 15 मिनट में टूट जाती है। और वहीं आप रोटी वगैरह खाते हो, उसे टूटने में टाइम लगता है 2 से 2.5 घंटे। अब यहां पर आपको बहुत बड़ी कंफ्यूजन हो रही होगी कि सर ये सिंपल वाली चीज तो अच्छी है, सिंपल खानी चाहिए। देखो ऐसा होता है, आपके बॉडी की रेट बढ़ गई है, आपके बॉडी को चाहिए टाइम, आपके बॉडी की प्रोसेस हो गई है इसलिए, आपके मजदूर हो गए हैं कम, वर्कर्स कम हो गए। आप जितना उन्हें टाइम दोगे आपकी बॉडी उतनी अच्छी चलेगी। यानी बॉडी को पचाने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए, ग्लूकोज को खत्म करने के लिए समय दो। अब मैं सीधी सी बात बोल दूं, मैंने शक्कर खाई, वो तुरंत, वो क्या हो गई? तुरंत एब्जॉर्ब हो गई। यानी कार्बोहाइड्रेट तुरंत एब्जॉर्ब होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। अब बॉडी में पहली ग्लूकोज था, तुरंत और बढ़ गया। मैंने रोटी खाई, रोटी खाना खाने में मुझे लगे 2 से 2.5 घंटे लगेंगे उस टाइम को, उस कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में 2 से 2.5 घंटे लगेंगे। उससे क्या होगा? जब 2 से 2.5 घंटे हम कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में लगेंगे, उससे पेशेंट की ग्लूकोज का जो पहले का ग्लूकोज है वो ऑलरेडी क्या हो चुका होगा? वो एब्जॉर्ब हो चुका होगा टिश्यूज के लेवल पे। तो इस वजह से आपको बोलते हैं हमेशा एक लॉजिक याद रखो, हमेशा एक लॉजिक याद रखो। जो लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि मैं क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। जो जितनी भी चीजें आपको टेस्ट में मीठी लगती हैं, जो आपके टंग पर आपको स्वीट लगती है, वो कोई भी चीज आपको नहीं खानी चाहिए, वो सब आपके लिए जहर है। जितनी भी चीज आपके टंग पर आपको टेस्टी मीठी लगती है, स्वीट, आपको पता है आपकी कोई भी टंग पर आपको टेस्ट क्यों आता है? आपके टंग पर आपको टेस्ट ये आता है। प्लीज माइक जो है आप ऑफ हो गई। तो हम क्या बोल रहे थे कि जितनी भी हम सारी चीजें लेते हैं वो क्या है, हमारे टंग पर हमें टेस्टी जितनी भी मीठी लगती है ना, वो सब हमें क्यों मीठी लगती है? या फिर हमें कोई भी चीज कड़वी खट्टी क्यों लगती है? क्योंकि वो टंग पे ही डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाती है। कभी फील करें रोटी का कोई टेस्ट फील नहीं होता टंग पे, क्यों नहीं होता? क्योंकि वो डिसॉल्व ही नहीं होती टंग पर, वो अंदर जाकर टूटती है। और आपको ये जितनी भी स्वीट चीजें खाते हैं ना, जितनी भी मीठे और ये सब रसगुल्ले और ये सब खाली चॉकलेट्स, ये सब टंग पे मीठी क्यों लगती है? क्योंकि वो टंग्स पे ही डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाती है। अब जो चीज सोचो जो टंग पे ही डिसॉल्व हो रही है, वो पेट के इंटेस्टाइन के अंदर जाकर कितनी जल्दी डिसॉल्व होगी, और वो जितनी जल्दी डिसॉल्व होगी ब्लड में, उतनी ही स्पीड से ग्लूकोज का लेवल बढ़ा देगी। इसलिए आपने फील कराए कि जब भी आपको क्या होता है, आप बोलते हैं कि कुछ भी मीठा खाने से हमको अच्छा फील होता है, इसलिए बोलते हैं कि क्या खा लो? चॉकलेट खा लो। क्यों? क्योंकि चॉकलेट बहुत जल्दी डिसॉल्व होती है, और एक डायबिटीज वाले पेशेंट में जो चीजें टंग पर मीठी लगती है वो उसके लिए जहर है। इसलिए आप हमेशा वो सारी चीजें खाइए जो आपको टंग पर मीठी नहीं लग रही है, आप उनको खाइए। आपको कभी भी आपकी डायबिटीज रेस नहीं करेगी। तो मैं क्या सिंपल लैंग्वेज में इस चीज को बोल सकता हूं आपके? डायबिटीज इज अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट डिसीजेस। डायबिटीज किसकी डिसीज है? सिंपल कार्बोहाइड्रेट की है, ना कि कॉम्प्लेक्स की, क्योंकि कॉम्प्लेक्स को टूटने में बहुत समय लगता है। तो डायबिटीज सिंपल कार्बोहाइड्रेट की डिसीज है। अब बहुत बड़े बहुत बड़ा लोगों में रहता है कि सर क्या खाएं क्या नहीं खाएं, कंफ्यूजन रहता है। फ्रूट्स में लेके क्या खाएं? हमेशा याद रखो, जैसे कोई भी फ्रूट खाओ वो माउथ पे मीठा नहीं लगना चाहिए। जैसे अगर आप पपाया खाते हो तो पपाया 2 तरीके के आते हैं, रेड और ग्रीन। रेड वाला पका हुआ होता है, वो एकदम क्या मीठा लगता है। ग्रीन वाला खाओ, वो मीठा नहीं लगता। अगर आप कोई भी मीठी देखो, चाहे फ्रूट खाओ, दुनिया में कोई भी चीज खा लो, अगर आपको टंग पे मीठी लग रही है वो अपने चेहरे, चाहे वो फ्रूट हो चाहे कुछ भी हो। पपाया, अनार होता है, अनार में भी 2 आते हैं, रेड कलर का, एक व्हाइट दाने का। व्हाइट दाने का मीठा नहीं होता है, वो आप खा सकते हैं। ऐसे मौसम्बी येलो छिलके में और ग्रीन पील्स में आती है, तो ग्रीन वाली खाओ, वो मीठी नहीं होती है। इसी तरीके से आप वो सारी चीजें खाओगे जो आपके टंग पर आपको मीठी नहीं लग रही हैं। इससे ही रिलेटेड अगेन एक मिथ और तोड़ने की कोशिश करता हूं। कुछ लोग सोचते हैं कि करेला खाओ, नीम खाओ, मेथी खाओ, डायबिटीज कम होती है। नहीं कम होती है, बिल्कुल भी कम नहीं होती है। क्यों कम नहीं होती? क्योंकि करेला, नीम, मीठी, इन सब में शुगर नहीं होता। सही बात है, उनमें ब्लड शुगर नहीं होता, मगर उनमें ब्लड शुगर नहीं होता उससे आपकी बॉडी का ग्लूकोज कम कैसे हो जाएगा? ये तो कोई बात हो गई।
आप रोटी भी खा लो, रोटी भी 2-2.5 घंटे में टूटेगी, कोई फर्क नहीं है। ऐसे लोगों को जबरदस्ती नीम खिलाया जाता है, मेथी खिलाई जाती है, करेले के जूस खिलाया जाता है, तो डायबिटीज कम होती, कोई कम नहीं होती डायबिटीज। बस ये होगा कि इससे ग्लूकोज का लेवल नहीं बढ़ेगा। हाँ, इस चीज के मैं साथ हूं कि ग्लूकोज का लेवल नहीं बढ़ेगा, मगर एबनॉर्मल अमाउंट में बिटर चीजें, जो ये कड़वी चीजें होती है, इनको लेने की वजह से सीवियर गैस्ट्राइटिस प्रॉब्लम होती है, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम। एबनॉर्मल अमाउंट में गैस्ट्रिक जूस को रिलीज होना पड़ता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए वजह से, इसलिए ऐसे पेशेंट्स में एबनॉर्मल एसिडिटी डेवलप होती है, स्टमक प्रॉब्लम होती है। अगर डायबिटीज है तो ऐसी चीजों को कम से कम खाना स्टार्ट करो। लोग बोलते हैं करेला का जूस पियो, नीम खाओ, मेथी खाओ, कड़वी चीजें, इससे कुछ नहीं होता। क्योंकि इससे होता क्या है, इनमें शुगर कम है भैया, लेकिन इनमें शुगर कम है, उससे वो ब्लड में शुगर कैसे कम कर देंगे? बिल्कुल कम नहीं कर पाएंगे। हाँ, बस ये है कि इनको खा लोगे तो ये आपके ब्लड में शुगर नहीं बढ़ाएंगे, तो आप वैसे ही कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाओ, कोई दिक्कत नहीं। आप सारी वो चीजें खाओ जो आपके मुंह पे मीठी नहीं लग रही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मैंने आपको बताई एक बहुत बड़ी, अगेन कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि आलू यानी पोटैटो और राइस को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि इनको खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स कुछ मना करते हैं, कुछ हाँ करते हैं। इनमें 50% सिंपल कार्बोहाइड्रेट होती है और 50% कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होती है, ठीक है। यानी 50% तो आपके लिए नुकसानदायक नहीं है, मगर 50% है। तो बोले क्या करें? हमेशा याद रखो, जब भी आलू चावल ऐसी कोई भी चीज खाओ ना, इनमें ना क्या मिला लिया करो? फाइबर्स वाली चीज है, यानी वेजिटेबल मिला लिया करो। बोले उससे क्या होगा? क्योंकि वेजिटेबल फाइबर्स में बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, वो एब्जॉर्प्शन की रेट को बहुत ज्यादा स्लो कर देती है, और जो चीज जितनी धीरे एब्जॉर्ब होगी वो उतने ही समय में ग्लूकोज निकालेगी और आपके बॉडी में ग्लूकोज नहीं बढ़ेगा। इसलिए आपको चाहे डायबिटीज है या नहीं है, तो आलू चावल जब भी ऐसे पोटैटो राइस खाओ, इनमें वेजिटेबल्स मिलाओ, फाइबर वाली चीजें मिला के खाओगे तो कभी भी ग्लूकोज का लेवल बॉडी में नहीं बढ़ेगा। और डेली 35 मिनट तो आपको ट्वाइस अ डे एक्सरसाइज और वॉकिंग करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि जब हम काम करेंगे वो करेंगे तो ग्लूकोज का कंजप्शन होना स्टार्ट होगा। अगेन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, क्या डायबिटीज वाले पेशेंट टेंशन लेने से डायबिटीज बढ़ती है? बहुत बढ़ती है। क्यों बढ़ती है आपको बताता हूं। एक हमारे बॉडी में लीवर ग्लूकोज का क्या बोलते हैं, एक तरीके से वेयरहाउस है, यानी स्टॉक करके रखता है। और आपको पता है हमारे बॉडी में जब भी हमारे बॉडी में नेचुरली एंसेस्टर्स डेवलपमेंट है कि हम जब भी टेंशन में आ जाए या कुछ भी हो जाए तो हमारे बॉडी में क्या है, ग्लूकोज को हम एनर्जी का फॉर्म मानते हैं, हमारी बॉडी तुरंत ग्लूकोज को रिलीज करना चालू कर देती है जैसे हम टेंशन लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप टेंशन लेते हो ना तो आपकी बहुत सारी मसल्स, मैं आपको अगेन बता रहा हूं, आपकी सारी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन स्टेट में जाते हैं। खुद ने आपने फील करके देखो, आप बोलते हो रेस्टिंग मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे रिलैक्स लग रहा है। रिलैक्स का मतलब क्या होता है? जब आपको अच्छा, रिलैक्स का मतलब आपकी मसल्स रिलैक्स कर रही हैं। और जब आप टेंशन लेते हो, आपने कभी टेंशन फील करा होगा तो आपकी बॉडी पूरी तरीके से श्रिंक करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, आप कोशिश करते हो मैं कहीं घुस जाऊं। जब आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो आपको बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी की नीड पड़ती है, और उस बॉडी उस नीड को फुलफिल करने के लिए आपके लीवर से एबनॉर्मल अमाउंट में ग्लूकोज को बाहर निकालती है, और जिसकी वजह से आपकी डायबिटीज रेस कर जाती है। इसलिए डायबिटीज वालों के लिए टेंशन तो जहर है। रीजन समझ आया क्या? क्योंकि आप जैसे ही टेंशन लोगे सारी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में जाएंगी, मसल कॉन्ट्रैक्शन में जाएंगी, बॉडी को एनर्जी की नीड होगी, बॉडी को एनर्जी की नीड होगी, एनर्जी तुरंत लीवर पे कमांड भेजेगी ग्लूकोज को छोड़ो, एटीपी चाहिए, और पहले ही ग्लूकोज बढ़ा हुआ है और बढ़ जाता है, पेशेंट की डायबिटीज और ज्यादा बढ़ जाती है। अब कुछ लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि सर जो मीठे, जो शुगर फ्री आते हैं, सटाइवा आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आते हैं, इनको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल लो इनको। तो अब इनको अप्रूव्ड बाय अमेरिकन फेडरेशन ने भी इसको अप्रूव करके रखा है। ये मालूम क्या काम करते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ आपको बेवकूफ बनाते हैं, सिर्फ बेवकूफ, और कुछ नहीं करते। मैं बेवकूफ वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं? मैंने अगेन बोल रहा हूं, आपके लिए कोई भी टेस्ट आपके सिर्फ टंग तक होता है। जो भी चीज टंग के नीचे गई वो आपके लिए ना टेस्टी है, ना आपके लिए अच्छा टेस्ट है, ना बुरा टेस्ट है। जो भी टेस्ट होता है वो आपके टंग तक होता है, चाहे कड़वा हो, चाहे मीठा हो, चाहे कैसा भी हो। तो ये करते क्या? ये आपको बेवकूफ बनाने का काम करते हैं, क्योंकि आपने कभी भी रियलाइज करा, आप फास्ट रखना, आप उपवास रखना, आप 2 दिन, अब जिस दिन खाना नहीं खाओगे ना उस दिन आपका खाना खाने का और मन चलेगा। भले आप फास्ट नहीं करो, वैसे आप 2-3 दिन भूखे रह लोगे, लेकिन जिस दिन आप सोचोगे कि आज मैं फास्ट रखूंगा, आज मैं ये नहीं खाऊंगा, आज मैं वो नहीं करूंगा, तो आपका वो काम और करने का मन होगा। आप सोचोगे मैं मोबाइल नहीं चलाऊंगा आज, तो और मोबाइल चलाने का मन होगा। उसी तरीके से बॉडी हो जाती है। जब हमको पता चल जाता है ना कि यार हमको मीठा नहीं खाना, शुगर नहीं खानी, अब हमारा और मन होता है, हमारा और ज्यादा मन होता है कि यार हम मीठा खाएं। मीठे के लिए बहुत ज्यादा क्रेविंग्स डेवलप होती है। तो उसी क्रेविंग को फुलफिल करने के लिए आर्टिफिशियल स्वीटनर होते हैं, इनको क्या करते हैं,
आपके खाने पीने की चीज में मिला दिया, तो ये क्या करता है, सिर्फ आपके टंग पर आपको मीठा लग जाता है, यानी क्या, एक तरीके से आपको इमोशनली फुलफिल कर देते हैं, आपका इमोशनल ब्रेन को फुलफिल कर देते हैं कि आपको ऐसा फील होता है अरे मुझे मीठा मिल गया। ब्रेन को एक तरीके से आप बेवकूफ बना रहे होते हैं, तभी ब्रेन की क्रेविंग बंद होती है। ब्रेन को लगता है अच्छा टंग पे कुछ मीठा लग गया, यानी ब्रेन की क्रेविंग हो गई बंद, इस और फिर आपका नॉर्मल नीचे गया तो नॉर्मल। इसलिए आप इसको गवर्नमेंट ने बिल्कुल अप्लाई करा, आप इनको बिल्कुल खा सकते हैं। टेस्ट की बात करें तो नॉर्मल टेस्ट होते हैं, आपको पता है एक फास्टिंग से पहले टेस्ट होता है, एक आफ्टर फास्टिंग होता है, 2-2 घंटे के गैप से। नॉर्मल वैल्यू में बता चुका हूं, एक होता है रैंडम ग्लूकोज टेस्ट, वो दिन में कभी भी ले लेते हैं, लेकिन उसकी वैल्यू इतनी एक्यूरेट नहीं आती। उससे भी इंपॉर्टेंट एक सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है, ये आप सबको आना चाहिए, HbA1c। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ये डायबिटिक चाहे आपको हो या ना, आपको इस टेस्ट के बारे में कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। इसका फुल फॉर्म होता है सीरम ग्लाइकोसाइलेट हीमोग्लोबिन टेस्ट। ये टेस्ट मालूम क्या होता है, देखो प्रॉब्लम क्या होती है, डायबिटिक वाला पेशेंट होता है, जैसे आपको सपोज आपको डायबिटीज है, आज आप कभी भी टेस्ट कराने नहीं जाओगे जब तक आपको लगेगा नहीं आपकी डायबिटीज बढ़ गई, आप नहीं जाते, हम नहीं जाते कराने। अब क्या हुआ, मुझे जैसे ही लगा यार मुझे सिम्टम्स आ रहे हैं, मतलब मुझे कहीं ना कहीं मुझे एबनॉर्मल सिम्टम्स आ रहे हैं, लगता है मुझे डायबिटीज बढ़ गई, तो मैं क्या करूंगा, अब मैं 2-3 दिन खाना मीठा बिल्कुल बंद कर दूंगा, मैं बिल्कुल मीठा नहीं खाऊंगा। फिर मुझे लगेगा अरे मेरे फिर भी सिम्टम नहीं बंद हो रहे, तो चलो एक काम करो टेस्ट करा के आ जाओ। टेस्ट में आती है डायबिटीज नॉर्मल आ गया, आप बोलोगे अरे ये तो बॉडी में कोई और प्रॉब्लम हो रही है, डायबिटीज तो मेरी नॉर्मल आ गई, डायबिटीज तो मेरी बढ़ी ही नहीं है। क्यों नहीं बढ़ी, क्योंकि जितने भी टेस्ट, जो रैंडम ग्लूकोज टेस्ट होता है बिफोर फास्टिंग आफ्टर फास्टिंग, वो एट अ टाइम की शुगर लेते हैं, और अगर आपने 2-3 दिन से नहीं खाया तो आपका क्या हुआ, बोले 2-3 दिन से तो मैंने खाई नहीं, तो क्या हुआ, बोले शुगर बढ़ी नहीं। हमेशा याद रखो बॉडी में कभी भी कोई भी चीज सीधे 100 नहीं होती, हर चीज की शुरुआत 0 से होती है। इसी तरीके से लाइफ में कोई भी चीज डायरेक्ट 100 हमें नहीं मिलती, हर चीज की शुरुआत 0 से होती है। इसी तरीके से ग्लूकोज में, बॉडी में डायबिटीज के जो हमें सिम्टम्स आते हैं वो हमें 100 पे नजर आते हैं, लेकिन उस 0 से लेके 100 में एक अच्छा खासा समय गया होता है, समझ रहे, एक अच्छा सा वो समय होता है, कम से कम मंथ्स के बराबर, महीनों का और हफ्तों का। लेकिन अब जब एटा मूवमेंट का आप लेते हैं, आपने 2 दिन नहीं खाई, आपने ग्लूकोज का टेस्ट कराया, नेगेटिव, आपका ग्लूकोज इतना बढ़ा ही नहीं मिला, आपका हो गया अरे कोई दिक्कत नहीं है, लगता है बॉडी में और कोई प्रॉब्लम है। इसलिए हमेशा जब भी आपको लगे कि आपको एबनॉर्मल सिम्टम आ रहा है, आप टेस्ट कराएंगे HbA1c। HbA1c क्या होता है, बोले ये आपके 3 महीने का कट्ठा चिक्का आपके सामने खोल देता है कि आपने 3 मंथ्स में कितनी शुगर ली और कितनी नहीं ली। कंप्लीट 3 मंथ्स का आपको बता देता है कि आपने 3 मंथ में कितनी शुगर खाई है और कितनी नहीं खाई है। इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, एक होता क्या है, हमारे हीमोग्लोबिन के ऊपर शुगर की कोटिंग होना स्टार्ट हो जाती है, जब होती है, जब क्रोनिक फॉर्म में, जब एक लंबे समय तक हमारे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल हाई बना रहे एक लंबे समय तक, तो उसी कोटिंग को हम हीमोग्लोबिन के ऊपर से उतार के उसका मेजरमेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं HbA1c टेस्ट। इसकी एक रेंज होती है 6 से लेके 15 तक। से अगर आपकी 6 to 7 आती है तो आप बोलते हैं कि आपने डायबिटीज का गुड कंट्रोल कराया। आपके 3 महीने में अगर 6 to 7 आप अपनी, हम सब चेक कराएंगे, हमको डायबिटीज नहीं है तो हमारी 6 to 7 आई है, 5 भी आ सकते हैं, यानी कि हमें डायबिटीज नहीं है। वही मैं 7 to 10 बोलूं तो इसका मतलब क्या है कि पिछले 3 महीने में आपकी डायबिटीज डेंजरस थी, आपने अपने ऊपर कंट्रोल बिल्कुल नहीं करा, और वहीं 13-14 के ऊपर चली गई। इसका मतलब आपकी जो नॉर्मल डायबिटीज है, जो आप रैंडम ग्लूकोज और उन सब में कराते हैं ना, जो आप 120 में नॉर्मल वैल्यू बता रहा था, उसका मतलब है कि अगर इसकी 13 आने का मतलब है, इसकी 13 या 13 के ऊपर आगे, इसका मतलब है कि नियर अबाउट 350 के ऊपर 350 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आपके 3 महीने से कंटिन्यूअस बनी हुई है। ये आपको डायबिटीज की HbA1c आपको प्रॉपर रिपोर्ट देता है, आपको ये कराना चाहिए कि इसमें आपको पूरा 3 महीने का कट्टा चिक्का खोल देता है कि 3 महीने में आपकी जो ग्लूकोज है उसने कितना फ्लक्चुएशन करा, ठीक है, ये क्लियर। अगेन अब इसे लास्ट टॉपिक, साइलेंट किलर। इस डायबिटीज का नाम मैंने साइलेंट किलर रखा था, क्यों रखा था, क्योंकि डायबिटीज आपके सारी बॉडी के पार्ट को खराब कर देता है। पता है आपके 80% किडनी को खराब कर देता है। क्यों कर देता है, क्योंकि ग्लूकोज बहुत मैक्रोमोलिक्यूल है, किडनी उसको एक्सक्रिएट आउट करने में किडनी को बहुत ज्यादा काम करना पड़ जाता है, हैवी लोड पड़ता है, ग्लोमेशन फिल्ट्रेशन रेट बिगड़ जाती है, इस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाती हैं। एक बहुत ही प्यारा बता रहा हूं, कभी सुना है साइलेंट हार्ट अटैक? डायबिटीज में पेशेंट अभी आपके सामने अभी बात कर रहा होगा और अभी पता चलेगा कि 5 मिनट बाद उस पेशेंट की डेथ हो गई।
ये मैंने आपको अभी सब कुछ खाने के ऊपर सब बता दिया कंप्लीटली, ठीक है, कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। इसमें कोई भी डाउट है बाद में हम डाउट में क्लियर कर लेंगे। साइलेंट हार्ट अटैक, क्वाइट इज मोर लीथल साइलेंट हार्ट अटैक। साइलेंट हार्ट अटैक सबसे खतरनाक। आपके बगल में भी पेशेंट बैठा, 5 मिनट में पता चलता आपकी डेथ हो गई, और उस पेशेंट को 99% चांसेस होते हैं कि डायबिटीज हो। क्यों ऐसा होता है? रीजन समझने की कोशिश करते हैं अगेन, ठीक है। क्या होता है, देखो ये आपकी ब्लड वेसल है, इसके अंदर क्या है, ब्लड फ्लो कर रहा है और ग्लूकोज भी फ्लो कर रहा है। ग्लूकोज में एक बहुत खराब बात होती है, डेट इज क्या, कि ग्लूकोज में एक प्रॉब्लम होती है कि ग्लूकोज आपकी ब्लड वेसल्स को क्या करता है, डैमेज करता चला जाता है। आपकी ब्लड वेसल्स को क्या करता है, ग्लूकोज डैमेज करता है। डेली की डेली पर डे आपके ब्लड वेसल्स में वो बह रहा है और आपको लगता है आपकी हाई ग्लूकोज हो रही है, आपको प्रॉब्लम नहीं है। आपकी माइक्रो एंजियोपैथी कराता है। माइक्रो एंजियोपैथी का मतलब होता है जो आपकी आर्टरीज और वेन्स होती है, इनकी वॉल्स को हल्का सा पर डे डैमेज करता जाता है पर डे, क्योंकि ये मैक्रोमोलिक्यूल है, इसकी वॉल से टकरा टकरा के इसकी वॉल को डैमेज करता है। बोले उससे क्या होगा सर, जिस दिन ये ज्यादा डैमेज हो जाएंगी यहां पर होगी हीलिंग। अब आपने हीलिंग पड़ी हुई है, जब भी यहां पर हीलिंग होगी तो यहां पर बनेगा अब स्कार। क्या बनेगा, स्कार। तो ऐसे पेशेंट्स में स्कार हमेशा डेवलप होता है, हमेशा स्कार डेवलप होता है। अब जब भी अब क्या होता है, स्कार तो बना रहता है मगर डेली ग्लूकोज के मॉलिक्यूल इस स्कार से टकरा रहे होते हैं। जिस दिन ये स्कार फट गया, जिस दिन ये फूट गया, तो ये सडन आर्टरी को एकदम ब्लॉक कर देगा। अगर ये आर्टरी अगर हार्ट को सप्लाई करती थी तो पेशेंट अभी आपको तो नॉर्मल आपके सामने बात कर रहा है, 5 मिनट में उसको कोई तकलीफ नहीं हो, 5 मिनट बाद एकदम पट करके डेथ। क्यों? क्योंकि एकदम सडन फट जाती है आर्टरी में, जो थ्रोम्बस एकदम सडन चला जाता है। इसलिए डायबिटीज को साइलेंट किलर बोलते हैं, क्योंकि आपकी 80% किडनी को खराब करता है, ब्रेन को खराब करता है, आपके हार्ट को खराब करता है, आपकी आईज में, आपके आई में क्या है, ग्लूकोज की लेयर बना देता है रेटिना के ऊपर, ब्लाइंड कर देता है, शोल्डर जॉइंट में फ्रोजन शोल्डर करता है, हार्ट को डैमेज करता है। ऐसी कोई डिसीज नहीं है जो आपको डायबिटीज की वजह से नहीं हो सकती, ठीक है। अगेन एक चीज और आपने कभी भी नोटिस करा होगा, अगेन एक लास्ट पॉइंट, कि डायबिटीज वाले पेशेंट की हमेशा बीपी हाई रहती है। कभी दिमाग लगाया है क्यों? क्योंकि डायबिटीज वाले पेशेंट की बॉडी कंपनसेटरी मैकेनिज्म में बीपी हाई बनी रहती है, क्योंकि ब्लड हो जाता है थिक, अब वो फ्लो नहीं कर पाता, तो बॉडी उसको कंपनसेट करने के लिए बॉडी जानबूझ के अपने ब्लड फ्लो बढ़ाती है, वरना ब्लड फ्लो नहीं बढ़ाएगी तो प्रॉपर अमाउंट में ब्लड नहीं पहुंचेगा, ऑक्सीजन की कमी होगी, तो बॉडी को मजबूरी में अपना ब्लड फ्लो बढ़ाना पड़ जाता है, मगर वो कंपनसेटरी मैकेनिज्म कभी बहुत ज्यादा हो जाती है। इसीलिए हमेशा डायबिटिक के पेशेंट को एक टैबलेट हम बीपी की भी खिलाते रहते हैं पर डे, उसको बोल देते हैं कि प्रोपोलैक्सिस इफेक्ट, यानी कि डायबिटीज ना ज्यादा बढ़ जाए, इसलिए कम अमाउंट में टेल्वी सर्टेन टैबलेट्स आती है, उस पेशेंट को हम देते रहते हैं कि आप ये डेली अमाउंट में लेते रहना, वरना आपकी कंपनसेटरी मैकेनिज्म में पता पड़े बॉडी एब्नॉर्मल अमाउंट में क्या बीपी बढ़ा दे, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच। Thanks a lot, sir. That was really wonderful. It was very nice of you that you had shared great knowledge. So I request our audience to put your queries in the query chat box section. Till now, I'll quickly address. Yes. Please आप लोग अपने mics जो है वो off रखिए. So we have a question from the audience that is sweet rapidly increases glucose level. Yes, मैं अगेन वही चीज, मैंने आपको यही चीज पहले भी बताई है कि चाहे कोई भी स्वीट हो, मैंने क्या बोला, आप ये मेंटल में 2 चीजें बना के रखिए माइंड स्टेट में, क्या कि पहली जो भी चीज आपको टंग पर मीठी लग रही है वो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है। क्यों करने वाली है? क्योंकि वो आप इमेजिन करो ना, कोई भी चीज आपको टेस्ट टंग पर कब देती है, क्योंकि वो वहीं पर उसका डिसोल्यूशन स्टार्ट हो चुका है। इसीलिए कोई भी चीज जो आपको टंग पर मीठी लग रही है उसका डिसोल्यूशन वहीं स्टार्ट हो गया। इसका मतलब क्या है कि वो कितनी जल्दी जाकर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगी और आपका ग्लूकोज को लेवल बढ़ा देगी। तो प्लीज हमेशा याद रखना है
कि जो भी चीज आपके टंग पर आपको टेस्टी लग रही है, फिर वो कुछ भी बना रहे हैं, आप ये याद मत करो कि चॉकलेट ये सब नहीं, जो माउथ पर मीठी लग रही है टंग पर, वो आपके लिए जहर है। थैंक यू सर। अरे मैं ऑडियंस से रिक्वेस्ट करती हूँ, आप लोग अपने माइक को ऑफ रखिए प्लीज। मिस मुसरत सावंत, प्लीज आप लोग अपने माइक ऑफ रखिए। सर, वी हैव मोर क्वेश्चंस। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन पॉलीफेजिया? पॉलीफेजिया का देखो, हमने ट्राइड पढ़ा था, ट्राइड में हमने बोला पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीफेजिया। यूरिया का मतलब एक्सेसिव यूरिनेशन, क्या बोलते हैं, डिप्सिया का मतलब यूरिया का मतलब एक्सेसिव यूरिनेशन, और डिप्सिया का मतलब होता है क्या, एक्सेसिव थर्स्ट, और पॉलीफेजिया का मतलब होता है एक्सेसिव ईटिंग। अब लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर एक्सेसिव ईटिंग का मतलब ये लोग बार बार बहुत खाते हैं, वो इसलिए बार बार क्यों एबनॉर्मल ईटिंग खाते हैं, नॉर्मल चीजें नहीं खाएंगे, उनका क्रेविंग का मन होता है। मैं पॉलीफेजिया यहाँ पर जो डायबिटीज में डिफाइन होती है वो फॉर दी वर्ड रिलेटेड टू क्रेविंग्स, मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि साइकोलॉजिकल उनके माइंड में बार बार यही चीजें घूमने लग जाती हैं कि अब मुझे मीठा चाहिए। आप खुद ट्राई करो, आप बोल दो मैं एक दिन कुछ नहीं खाऊंगा, आपको इतनी ज्यादा उसकी क्रेविंग होगी तो वो और मीठे खाने की तरफ जाएंगे। प्लस उनके बॉडी में एनर्जी की कमी होती है, इसलिए उन्हें बार बार कुछ ना कुछ खाने का मन होता है, तो एबनॉर्मल क्रेविंग डेवलप होती है, यानी कि एबनॉर्मल चीजें खाते हैं, मीठे की तरफ ज्यादा भगेंगे। यहाँ पॉलीफेजिया का प्लीज मतलब समझना कि मीठे की तरफ, एबनॉर्मल क्रेविंग टुवर्ड्स स्वीटनेस, उस तरफ वो ज्यादा भगेंगे, ठीक है। एक्सेसिव ईटिंग या उस रिलेशन में नहीं कि कुछ भी खा रहे हैं, नहीं, वो मीठे की तरफ, स्वीटनेस की तरफ आपको ज्यादा भगते हुए नजर आएंगे। Okay, thank you so much, sir. Next question is for you is that if fruits are healthy, then why should we not eat fruits? मैं वही बात कर रहा हूँ, कोई आपको क्या लगता है इसमें क्वेश्चन पूछा है कि व्हाई फ्रूट्स आर नॉट हेल्दी, दे आर नेचुरल। नेचुरल क्या नहीं होता, हम जो शुगर बनाते हैं, अगर हम शुगर कैन देखें तो वो भी तो नेचुरल वो है ना, कार्बोहाइड्रेट। मैंने क्या बोला कि सारी की सारी चीजें नेचुरल ही है, सब कार्बोहाइड्रेट है। मैं अगेन बात कर रहा हूँ, फ्रूट्स के अंदर क्या कार्बोहाइड्रेट नहीं होते? नेचुरल और आर्टिफिशियल से हमें मतलब है ही नहीं, हमारा सिंपल सा मतलब है कि जो चीजें बॉडी में हमारे कार्बोहाइड्रेट के रूप में जाएंगी वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होंगी। इसीलिए जो पेशेंट, डायबिटीज वाले पेशेंट, अगर आप उनको फ्रूट्स, ऐसे फ्रूट्स दे रहे हैं, मैंगो खिलाओ, डायबिटीज कितनी जल्दी बढ़ेगी। आपको ऐसे फ्रूट्स देने हैं। आपने कभी भी सुना है जामुन, अगर मैं इंग्लिश में मुझे याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं कि जामुन खिलाओ, उससे डायबिटीज क्यों? क्योंकि वो क्या होता है, वो कैसा, थोड़ा सा खट्टा होता है। आप ऐसे फ्रूट्स खिलाओ ना, पपाया खिलाओ, पपाया में भी मीठा पपाया नहीं, ग्रीन पपाया था, वो खिलाइए, सारे फ्रूट्स खिलाइए, मगर वो सारे फ्रूट्स अवॉइड करिए जो आपके टंग पर आपको मीठे फील हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर उससे क्या हो रहा है, क्योंकि हर चीज के अंदर 2 कार्बोहाइड्रेट होती है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। जब अगर हमें कोई चीज मीठी लगने लगी, स्टार्ट हो गई है टंग पर, अगर हमें फ्रूट मीठा लग रहा है, इसका मतलब है कि उसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो चुकी है और वो बहुत जल्दी जल्दी टूट रही है, इसलिए हमारे लिए अनहेल्थफुल है। और वहीं अगर हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेती है तो वो हमारे लिए हेल्दी वन है, क्योंकि उसको टूटने में समय लगेगा। तो फ्रूट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए लोग बहुत होते हैं, बनाना लो, एप्पल लो, कहाँ में इतने मीठे लगते हैं, लेकिन हमको, अगर हमको सिर्फ हमको यही खाना है कि हमको मैंगो खाना है, हमको ऐसे पपाया एकदम बिल्कुल ऐसा एकदम पका हुआ पपाया लेना जो मीठा, ये हमारे लिए प्रॉब्लम बिल्कुल क्रिएट करेंगे। Okay, thank you, sir. Once again, there's a question for you that can we use dark chocolate since they don't tell that how much sugar content it, mostly they advise to have a dark chocolate. So can you explain the dark chocolate and its composition regarding फिर to कोई the बात sugar? करा कि डार्क चॉकलेट में शुगर का कंटेंट नहीं बताते, अच्छी बात है। मैंने बोला ना, कल से आप शुगर का कंटेंट देखना सब चीजों में बंद करेंगे, सब में आप कंटेंट देखेंगे कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। शुगर जैसा कुछ नहीं होता, अगेन आपको बता रहा हूं, कंटेंट्स आपको देखना है कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट कितनी है, कार्बोहाइड्रेट देखिए। डार्क चॉकलेट हम खाते हैं, वो हमको माउथ पर मीठी नहीं लगती, इसलिए वो हमारे लिए इतनी अनहेल्दी नहीं होती। इसलिए डायबिटिक वालों के लिए बोल रहा हूं, अगेन ये मत बोलना कि डार्क चॉकलेट आप कल से स्टार्ट कर दो। मैं बोल रहा हूं कि एक डायबिटिक पेशेंट को अगर आप डार्क चॉकलेट दे दोगे तो उसके लिए वो इतनी अनहेल्दी नहीं होगी एज कंपेयर टू नॉर्मल चॉकलेट। क्यों? क्योंकि वो हमें टंग पर मीठी नहीं लगती और उसमें कार्बोहाइड्रेट सिंपल वाली ना होकर कॉम्प्लेक्स वाली होती है, तो इतनी जल्दी हमें ब्रेक नहीं होती। तो डार्क चॉकलेट, एक डायबिटिक पेशेंट को अगर चॉकलेट लेनी है तो डार्क चॉकलेट इज अ गुड
गुड ओपिनियन, है ना। आप समझ सकते हैं कि सब्स्टिट्यूट डार्क चॉकलेट अच्छा है एज कंपेयर टू अदर वन चॉकलेट। Okay, thank you, sir. The next one is, can we give aquatic exercises? बिल्कुल, ये सारी तो देखो फिजियोथेरेपी में तो आपको बोल रहा हूँ सारी एक्सरसाइजेस कराइए, वो सारी एक्सरसाइजेस जिसमें आपको लगता है कि आपका ग्लूकोज कंज्यूम हो सकता है, हमें सारी की सारी एरोबिक एक्सरसाइजेस कराइए पेशेंट को। वॉकिंग कराइए। एक्यूट एक्सरसाइजेस क्या जनरली हमारे लिए एरोबिक कंडीशन ही हो जाती हैं। वॉकिंग आप सारी वो एक्सरसाइजेस करा सकते हैं जिसमें एरोबिक कंडीशन है, यानी जिसमें ग्लूकोज का कंजप्शन होने के चांसेस हैं, वो सब आपके लिए बेनिफिशियल है। Thank you so much, sir. One more is there. If no sweet fruits are allowed, then why artificial sweeteners are suggested to the patients? अगेन, जो फ्रूट्स में अलाउ मना कर रहा हूं, मैं क्या मना कर रहा हूं, मैंने कभी एक बार भी नहीं बोल रहा हूं कि आप फ्रूट्स मत खाइए। मैं अगेन फिर बोल रहा हूं, आप वो चीजों को निगलेक्ट करिए जो आपके माउथ पर मीठे लग रहे हैं। आप वो फ्रूट्स खाइए, बनाना खाइए, एप्पल खाइए। मैंने मना करा क्या एक बार भी? आप बिल्कुल खा सकते हैं। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स मालूम है क्या होते हैं? आर्टिफिशियल स्वीटनर्स में कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं होती, वो अंदर नहीं जाती। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स तो केवल एक स्वीटनेस का फॉर्म होती है जो सिर्फ और सिर्फ टंग में ही डिसॉल्व हो जाते हैं, वो टंग के नीचे तो जाते ही नहीं है, तो वो कहां से कार्बोहाइड्रेट बन के बाद में ग्लूकोज में कन्वर्ट होंगे? आर्टिफिशियल स्वीटनर टंग के नीचे नहीं जाते, वो सिर्फ आपके टंग पर एक स्वीटनेस आपको दे देते हैं। एक स्वीटनेस आपको दे दी टंग पर, उससे क्या हुआ? आपके माइंड को इमोशनली फील हो गया, अच्छा कि मुझे मीठा मीठा मिल गया है। इसका मतलब क्या कि आप उसको खा सकते हैं, वरना आपको एक नॉर्मल चाय में दे दूं पीने के लिए, आप नहीं पी पाओगे। और वहीं में आर्टिफिशियल स्वीटनर डाल दूं दो तो आप पी लोगे। क्या? तो क्या वो आर्टिफिशियल स्वीटनर आपके नेक के नीचे उतरी? नहीं, वो टंग पर ही डिसॉल्व हो गई, मगर उसने आपके ब्रेन को कमांड भेज दी कि आपको कुछ ना कुछ मीठा मिल गया है, आप इस चाय को पी सकते हैं। इसलिए आर्टिफिशियल स्वीटनर को आप ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। इसको तो एफडीए ने अमेरिका में बिल्कुल उसको अप्रूवल करके रखा है। Okay. So one more query is there. In diabetic patients, when the blood sugar level increases to 300 or 400, then we start taking insulin injections so that we can say that insulin is not forming, and it's diabetes type 1 or as previously they are diabetes type 2 patients. So, so can you explain the silent killer mechanism once again? साइलेंट किलर मैकेनिज्म हमने बहुत सिंपल सी बात हमने समझने की एक बहुत सिंपल सी कोशिश की थी। जस्ट अ सेकंड, मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको एक सिंपल सी बात बताने की कोशिश करी थी कि ये हमारी आर्टरी है, ठीक है। अब आर्टरी में से ब्लड फ्लो कर रहा है। ग्लूकोज की प्रॉपर्टी होती है कि जिसको हम माइक्रो एंजियोपैथी करा देती है। माइक्रो एंजियोपैथी कराने का मतलब होता है कि वो हमारे ग्लूकोज की जो हमारी आर्टरी की बॉल्स है, आर्टरी और वेन्स की बॉल्स होती है ना, उनको डैमेज करना स्टार्ट कर देती है। अगर अब ये जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स यहां से निकलेंगे वो इस बॉल को डैमेज करेंगे, और आपको पता है कि जो चीज डैमेज होगी बॉडी में उसकी हीलिंग होगी। अब जब इसकी हीलिंग होती है तो यहां पर बनता है स्कार, पता है आपको? स्कार टिश्यू बनता है यहाँ पर हीलिंग पे। अब जब ये स्कार टिश्यू में डेवलप हो जाता है इस तरीके से, तो अब यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पर जो ब्लड फ्लो कर रहा था वो अब थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट हो गया। प्लस अब जो इससे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आएंगे वो कंटिन्यूअसली इससे क्या करेंगे? कॉलिजन करेंगे, टकराएंगे। और जब इससे कंटिन्यूअसली टकराने की वजह से जो स्कार की वॉल है ना, स्कार की जो आउटर वॉल है, स्कार की जो ये आउटर वॉल है, ये बहुत फ्रेजाइल हो जाती है, कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉलिक्यूल कॉलिजन की वजह से, जिसकी वजह से ये वॉल इजीली कभी भी ब्रेक हो जाती है। इसलिए जिस टाइम पे ब्रेक हो गई, अगर ये पर्टिकुलर आर्टरी अगर हार्ट को सप्लाई कर रही होती थी तो आपको तुरंत हार्ट अटैक आ जाता है, अगर ब्रेन को सप्लाई कर रही होती तो स्ट्रोक आ जाता है। इसीलिए ऐसे पेशेंट में आप देखते हैं, इसलिए इनको साइलेंट हार्ट अटैक, साइलेंट किलर बोलते हैं, कि पेशेंट अभी तो आपके सामने बहुत अच्छे से बात कर रहा है, सब कुछ नॉर्मल है, और अचानक क्या हुआ कि पेशेंट की अचानक डेथ हो गई। रीजन क्या रहा? रीजन हमारे सामने ये रहा क्योंकि जो आर्टरी थी हमारी, वो कहीं ना कहीं वो क्या हो गई? रप्चर हो गई। आर्टरी हमारी रप्चर हो गई और इसमें स्कार बना, और ड्यू टू कंटिन्यूअस कॉलिजन ऑफ ग्लूकोज वो स्कार जिस दिन फूट गया, और पर्टिकुलर आर्टरी जिसको सप्लाई करती है वहां पर ब्लॉकेज आपका हो जाएगा।
ओके मैम, और कोई किसी को डाउट? Hello. हेलो Yes, sir. मैम, और किसी को कोई डाउट? Yes, yes. We have a last question. In COVID patients, in COVID, when the blood sugar level reaches above to 300 or 400, doctors advise to take an insulin injections, but the patient is of type 2 diabetes. So we can say that type 2 is converted to type 1 diabetes. Is it possible? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये लोगों में बहुत इसकी कंफ्यूजन होती है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करना। लोगों को ऐसा लगता है कि डायबिटीज टाइप 2 कभी टाइप 1 में, ऐसा कुछ नहीं होता। टाइप 2 टाइप 1 कभी कोई किसी में कन्वर्जन नहीं होता। तो फिर क्या होता है? बोले होता ये है कि जो हमारी नॉर्मल क्या डायबिटीज होती है ना, एक बियॉन्ड रेंज तक ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग काम करते हैं। आप दो काम कर सकते हो। बोले क्या कर सकते हो? कि विद इन रेंज, हमने बोला ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग क्या करते हैं? बोले ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम करते हैं। अब हमें इंसुलिन की जरूरत तो है नहीं, मगर जब ग्लूकोज एक एक्सट्रीम लेवल के ऊपर चला जाता है 300 to 400, फिर हमें इंसुलिन का एबनॉर्मल इंजेक्शन इसलिए दे दिए जाते हैं क्योंकि हम एबनॉर्मल अमाउंट में बॉडी के अंदर इंसुलिन बढ़ाए चले जा रहे हैं, इसलिए बढ़ा रहे हैं। आप वो काम समझो कि आपको पता है फैक्ट्री क्या है, कि फैक्ट्री में तो आपको क्या हो रहा है कि बाहर प्रॉब्लम हो रही है। सपोज करो मैं एक तरीके से आपको बोलूं कि फैक्ट्री में तो प्रॉपर अमाउंट में इंसुलिन बन रही है, मगर बाहर पर जो इंसुलिन काम करनी चाहिए वो नहीं कर पा रही है, टाइप 2 में था। अब क्या होता है कि जब ये नॉर्मल अमाउंट में, तो जो उनके बीच का ग्लूकोज का रिलेशन है वो तो हम ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग से कम करते रहते हैं, ठीक है। मगर जब 400 के ऊपर पहुंच जाती है, हमें लगता है कि आप ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग नहीं करेंगे, तो फिर हम एक उल्टी मैकेनिज्म चलाते हैं। हम क्या करते हैं कि नॉर्मल अमाउंट में तो इंसुलिन पूरा है, सपोज 5 है तो 5 है ही है, मगर अब इस 5 को हम 10 कर देते हैं। बोले क्या करेंगे? जब ये अब ऐसा सपोज सोचो, जब ये 5 आदमी है, 5 पीपल है, अब ये 5 आदमी जब इन गेट के पास जाएंगे तो वो जितना प्रेशर लगाएंगे, अगर मैं उन 5 लोगों को मैं 10 कर दूं तो अब वो प्रेशर डबल लगाना स्टार्ट कर देते हैं। यानी एक रिसेप्टर से मजबूरन इतना ज्यादा काम कराना स्टार्ट कर देते हैं कि उसको मजबूरी में बहुत ज्यादा काम करना पड़ जाता है। तो एक तरीके से आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। डायबिटीज टाइप 2 में इंसुलिन का इंजेक्शन देना हार्मफुल होता है, मगर वो जब दिया जाता है जब लगता है कि अब पेशेंट की ऐसी कंडीशन आ गई है कि पेशेंट के लिए वो लाइफ थ्रेटनिंग हो गई है, क्योंकि 400 क्रॉस कर गए हैं। तब डायबिटीज टाइप 2 में आप इंसुलिन देके क्या करते हैं, एक तरीके से आप एबनॉर्मली, इंसुलिन का तो वैसे ही लेवल नॉर्मल था, आप बहुत हाई कर देते हैं। यानी आप ना चाह के भी अपने टिश्यूज पे इतना लोड बढ़ा देते हैं, उनको मजबूर कर देते हैं इतनी इंसुलिन की वजह से, कि जो एक रिसेप्टर को बेचारे को एक को काम करना चाहिए था, उसे अब 3 का काम करना पड़ जाता है ड्यूरिंग इंसुलिन लोड। अब लोड को इंक्रीज कर देते हैं। इस वजह से जब 400 और डायबिटीज 450 हो जाता है तब हमें इंसुलिन देना पड़ जाता है। मगर ऐसा कभी नहीं है कि टाइप 2 टाइप 1 में कन्वर्ट होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टाइप 1 टाइप 1 रहती है, टाइप 2 टाइप 2 रहती है, ठीक है। ये मैकेनिज्म समझना, बस इसी वजह से हम क्या एबनॉर्मल लोड बढ़ा देते हैं हम रिसेप्टर्स पे। लेकिन इसका आप बोलो कि सर एडवर्स इफेक्ट बहुत होते हैं, मगर ये जब भी दिया जाता है जब हम खुद देख लेते हैं कि पेशेंट 400 450 डायबिटीज हो गई या वो वैसे ही उसके लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो रहा है, तब हम इंसुलिन के इंजेक्शन फिर उसे देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। Okay. Thank you, sir. I think that's all from the audience side. I hope they have got the answers. So today's session was all about diabetes. Sir has explained well that how it affects our body, how it is associated to other diseases, and how can we prevent it. I hope you all have understood it well. So today's take-home session is, today's take-home message is that the diabetes epidemic is here and threatens to overwhelm health systems if it is left unchecked. The majority of type 2 diabetes can be prevented. So good glucose control should be started as early as possible to delay or prevent serious diabetes-related complications. So it is necessary to keep check on your sugar levels, blood pressure levels. Also, you should make changes in your lifestyle. You should take a healthy diet. You should exercise daily and adapt a healthy lifestyle. You can live every day for them. You just need to manage your diabetes
and together we can make it possible. Be fit, be healthy. The link of this session that is recorded will be shared to all of you so that you can access it anytime. Now to conclude, I would like to hand over the session to Dr. Shraddha Shinde ma'am for final vote of thanks. Thank you so much, Priyanka ma'am. Hello. Yes, ma'am. Yeah, thank you so much, Priyanka ma'am. And thank you so much, Sanjeevan Physio, to attend इतना अच्छा webinar करने के लिए. Thank you so much to Raja sir also. And thank you so much to all participants. And biggest thanks to Dr. Saurabh Shivekar sir for beautiful webinar. And thank you so much to giving to all answers of the patients. Thank you so much, sir. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, Raja sir. Thank you so much, Shraddha ma'am. Thank you so much, Priyanka. Thank you so much all. It was a wonderful webinar and it has enlightened us how to control the sugar, control the diet plan, do exercise and control the diabetes and eliminate the diabetes from the country, from the earth, planet itself. Thank you all for attending this webinar altogether. And with this, we will just conclude this webinar. Thank you. Okay, thank you. Thank you so much. Thank you, sir. Good day.